हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का टॉपिक। ओके, और इस टॉपिक का वीडियो डेस्परेटली आप लोग को चाहिए था। इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके क्लियर करेगा और कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में उससे भी कवर किया गया है इसमें। ओके, सबसे पहले आप देखो यहाँ पर, क्योंकि बात हो रही है एनिमल किंगडम की, हम इसमें एनिमल किंगडम स्पेशली पढ़ने वाले हैं। आप देखो, इस अर्थ में ना बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को सारे एक साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए एक साइंटिस्ट हैं, विट टेकर। ओके, तो उन्होंने 1969 में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ना, तो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को देख के उनको क्लासिफिकेशन किया उनका, राइट। तो उन्होंने क्लासिफिकेशन करने का मतलब क्या हो गया, जो भी सिमिलैरिटीज़ थी उन ऑर्गेनिजम्स की, ओके, तो उनको एक ग्रुप में रखा, जैसे दूसरे की थी उनको एक ग्रुप में रखा। तो इस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को 5 किंगडम ग्रुप में रखा। ठीक है, 5 किंगडम मतलब जिनको ग्रुप भी कह सकते हैं, 5 किंगडम में बांटा या 5 ग्रुप में उन्होंने क्लासीफाई किया। ठीक है, तो यही होता है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें हम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एल्गी को पढ़ते हैं, राइट। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम, जो सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा लेंथी टॉपिक भी है। ओके, तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, तो वो सारे ही ऑर्गेनिजम सेल से बने हैं। ओके, तो कहते हैं ना, सेल हमारा बेसिक यूनिट है लाइफ की, तो सेल के बिना तो कोई ऑर्गेनिज्म बन ही नहीं सकता। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से बने हैं। अब ये जो सेल्स हैं, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना, इनके जो सेल्स हैं, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। ओके, अब यहाँ पे प्रोकैरियोटिक का मतलब ये हो गया जो थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के हैं, सेल के अंदर जिनका न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है। ओके, तो इस वाले पूरा जो ये प्रोकैरियोटिक होता है ना, तो इसमें कौन सा किंगडम आता है, अभी हम किंगडम में आपको आगे बताऊंगी, जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई है। ओके, तो इस किंगडम में रखा जाता है मोनेरा को। ओके, मोनेरा को, राइट। अब दूसरी बात हम करें यूकैरियोटिक की, तो ये जो सेल्स होते हैं ना, तो इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल बढ़िया से डेवलप होता है। ओके, और इसे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी जैसे कि हम हो गए। ओके, यूनिसेलुलर, तो यूनिसेलुलर में कौन सा किंगडम आता है, प्रोटिस्टा आता है। ओके, मल्टी सेलुलर यानी कि हम लोग हो गए, एलिफेंट हो गया। ओके, अब ये मल्टी सेलुलर भी ना 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया जाता है। कैसे 2 पार्ट्स में, कि भाई जिनके अंदर सेल वॉल होता है और जिनके अंदर सेल वॉल नहीं होता। हम लोग एनिमल्स हैं, तो हमारे अंदर कोई सेल वॉल है, नहीं है। सेल वॉल किसके अंदर होता है, सेल वॉल होता है प्लांट्स के अंदर। ओके, आपने जब सेल का चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें जो डिफ्रेंशिएट होता है कि एनिमल और प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा क्या होता है, कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। ओके, जो एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता और जो प्लांट है उनमें सेल वॉल होता है। तो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को इनके बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। ओके, अब जिनके अंदर सेल वॉल होता है, ओके, वो भी 2 टाइप के होते हैं। एक वो जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और दूसरा जो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। ओके, ऑटोट्रॉपिक जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, जैसे कि प्लांट हो गया, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। ओके, प्लांटेई, तो इसमें आ जाता है पूरा प्लांटेई किंगडम। हेट्रोट्रॉपिक जो दूसरे पर डिपेंड है अपने फूड के लिए, इसमें आ जाता है किंगडम फंजाई। ओके, और जो सबसे लास्ट में आ जाता है, जिनके पास सेल वॉल ही नहीं है, बचा कौन, हम लोग बचे एनिमल। ओके, तो ये किंगडम आ जाता है एनिमेलिया। इसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। ठीक है, तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। अब आप देखो आगे आपको इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, कि अभी हमने पढ़ा किंगडम के बारे में। ठीक है, कि 5 किंगडम यानी कि 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, अब आप देखो ये जो किंगडम है ना, जिनको आप ग्रुप भी बोल सकते हो, तो इन ग्रुप को क्या बोला गया, किंगडम बोला गया, जगत बोला गया। ठीक है, इन किंगडम को भी ना कई सारे आगे और पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है किंगडम को आगे जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे बोला जाता है फाइलम, फाइलम को और करते हैं तो उससे बोला जाता है क्लास, क्लास को और करते हैं तो उसे बोला जाता है ऑर्डर, ऑर्डर को तो फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज। कहते हैं ना कौन सी स्पीसीज का है। ओके, तो इस तरीके से इसका भी डिवीजन होता है। और कभी कभी आपका यही से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि सबसे टॉप मोस्ट पे कौन है, सबसे नीचे कौन है, ठीक है, या फाइलम के बाद कौन सा आता है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये आपको कैसे याद रखेंगे आप लोग, तो इसके लिए देखो एक छोटी सी आपकी ट्रिक है, क्या याद रखना है, किंग प्लीज केम ओवर फॉर जीएस। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है क्या, किंग प्लीज केम ओवर फॉर जीएस। ठीक है, तो देखो के से आपका क्या हो जाएगा, किंगडम हो जाएगा, पी से क्या हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा, ओ से क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, एफ से क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, जी से जीनस, एस से स्पीसीज। ठीक है, तो किसके बाद क्या आता है, इस तरीके से आपको इजिली याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी आपका डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ओके, अब आप देखो मैंने आपको बताया कि आर.एच. विटेकर जो थे, इन्होंने 1969 में जो ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिजम्स थे, ओके, उनको 5 किंगडम में क्या किया, क्लासीफाई किया। तो वो 5 किंगडम कौन से थे, तो मोनेरा, ओके, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैनेटिया और एनिमेलिया। तो ये बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगे, 5 ही हैं बस, तो आप इसको याद रखो बस, MPFPA, MPFPA। ओके, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैनेटिया, एनिमेलिया। और ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, राइट। तो जिसने पहली बार पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका रिवाइज हो जाएगा, राइट। तो ये आपको याद रखना है। अब आप देखो
क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक है एनिमेलिया, यानी कि हम पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। एनिमेलिया में छुपा है एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स मेनली कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, राइट। इनमें कोई सेलुलर होता नहीं है। अब आप देखो, इन्होंने जो एनिमल्स जो हैं उनको आगे बताया, जब इनके कई सारे पार्ट्स बताए कि इसमें ये आता है, इसमें ये आता है, ओके। तो इनको किसी बेसिस पे क्लासीफाई किया। तो इन्होंने किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया है एनिमल्स का, ओके, कि कैसा अरेंजमेंट है एनिमल्स का। अब एनिमल्स में देखो, सारे एनिमल्स एक जैसे तो होंगे ही नहीं, सब अलग अलग होंगे। तो इन्होंने क्या किया, एनिमल्स को भी क्लासिफिकेशन किया एनिमल्स का, किसके बेसिस पे, कि उनके अंदर सेल का अरेंजमेंट कैसा है, कोशिकाओं की व्यवस्था कैसी है, बॉडी सिमेट्री कैसी है। अब आपने देखो मैथ्स में पढ़ा होगा ना, सिमेट्री। सिमेट्री मतलब क्या हो गया कि कट करने पे इधर भी इक्वल पार्ट मिले हमें, इधर भी इक्वल पार्ट मिले, लेफ्ट राइट के इक्वल, ओके। तो बॉडी की सिमेट्री कैसी है, इसको देखा। नेचर ऑफ सिलोम देखा, ठीक है। तो सिलोम आगे क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी। फिर क्या होता है, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इनका पैटर्न क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, ठीक है। यानी कि पाचन संचार या प्रणाली के पैटर्न को ये देखते हैं, ओके। तो इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन इन्होंने बताया, राइट। तो आप यहाँ पर देखो जो डिफरेंट फाइलम है एनिमल किंगडम। अब देखो किंगडम के बाद क्या आता है, फाइलम आता है। किंगडम को जब और क्लासीफाई करते हैं और क्लासिफिकेशन करते हैं इसका, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है फाइलम, ठीक है। तो यही जो हम पढ़ते हैं ना, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, स्टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमोटेडा, ओके। तो ये सारे क्या होते हैं, फाइलम होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने हैं, तो आप देखो पॉरीफेरा, ओके, सिलेंटेटा जिसे निडेरिया भी कहा जाता है, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेसिस, नेमोटोडा, एनिलेडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, राइट, ओके। और आप देखो ये जो एनिमल किंगडम है ना, तो आपको क्योंकि ये लाइन से याद होना चाहिए, तो क्योंकि लाइन वाइज ही धीरे धीरे इनमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो फीचर्स हैं, उनमें चेंजेस आता रहता है और ये और डेवलप होता जाता है, ओके। तो आप देखो इसको कैसे याद कर सकते हो, एक ट्रिक है याद करने की। क्या है ये ट्रिक, सो PCT प्लीज नोट एंड ऑल्सो मेक ईच हेमिस्फीयर करेक्ट, ओके। तो इसको आपको बार बार बोलना है, ये एक ट्रिक है इसको याद करने की। PCT प्लीज नोट एंड ऑल्सो मेक ईच हेमिस्फीयर करेक्ट, राइट। तो उसको तोड़ तोड़ के याद करो, पहले PCT प्लीज नोट, ठीक है। तो मालूम किसे कह रहे हैं, PCT किसी का नाम है, प्लीज नोट ऑल्सो मेक ईच हेमिस्फीयर करेक्ट, और हर एक हेमिस्फीयर को करेक्ट बनाओ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्रिक हो जाएगा इसको याद करने का, ओके। तो P से आप देखो हो जाएगा पॉरीफेरा, PCT, ओके। C से सिलेंट्रेटा या निडेरिया, T से टेनोफेरा, ओके। और प्लीज से हो जाएगा प्लेटीहेलमिन्थेसिस, नोट से हो जाएगा नेमोटोडा, एंड से एनिलिडा, ऑल्सो से ऑर्थ्रोपोडा, मेक से मोलस्का, राइट, ईच से एकाइनोडर्मेटा, हेमिस्फीयर से हेमिकॉर्डेटा, करेक्ट से कॉर्डेटा, ओके। तो आप देखो इस तरीके से इसको लाइन वाइज याद कर सकते हो। और अब आप देखो आगे आपको क्या देखना है। हम सभी जानते हैं कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ओके। सो जब कई सारे सेल्स जुड़ जाते हैं तो वो टिश्यू का फॉर्मेशन कर लेते हैं, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। और इसी के बेसिस पे जो हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ओके। तो धीरे धीरे 1 बाय 1 इनमें इस तरीके से नीचे तक आते, कॉर्डेटा तक आते आते, ओके, एक प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो एनिमल्स है ना, ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। तो हमें पढ़ना कैसे रहता है, कैसे हम इनको ईजिली पढ़ पाते हैं, तो हम देखते हैं कि आखिर ये जो एनिमल्स हैं, आखिर देखो आप इतने सारे कीड़े मकोड़े होते हैं, ओके। सबके अंदर तो पूरा प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, राइट। और कितने सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो समुद्र में पाए जाते हैं, तो क्या उनके अंदर हाथ पैर होते हैं, नहीं, कोई ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलता। सो हम देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि आखिर जो एनिमल बना हुआ है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ओके। तो देखा जाए तो सबसे पहले सेलुलर लेवल, किसके अंदर सिर्फ सेल्स पाई जाती हैं, तो कौन सा फाइलम है किसके अंदर सिर्फ सेल्स पाई जाती है, तो वो होता है हमारा पॉरीफेरा, ठीक है। तो पॉरीफेरा के अंदर सिर्फ आपको सेल्स देखने को मिलेगी, कोई टिश्यू नहीं, कोई ऑर्गन नहीं, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं, ओके। अब आप देखो टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ये हमें देखने को मिलता है, किस में देखने को मिलता है, तो ये हमें देखने को मिलेगा बाकी जितने बचे, निडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थेसिस, एक्लेमिन्थेसिस, ओके, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। कॉर्डेटा कौन, हम, ओके। अब आप देखो फिर हम देखते हैं सिमेट्री। तो सिमेट्री होती है 2 टाइप की, ओके। एक होती है हमारी एसिमेट्रिकल, ओके, कि जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं बन रही। एक होती है सिमेट्री जिसमें हाँ कोई सिमेट्री बन रही है, और ये सिमेट्री होती है, एक होती है रेडियल, एक होती है बायलेटरल, ओके। रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है किसमें, तो ये हमें देखने को मिलता है सिर्फ किसमें, सिलेंटेटा और टिनोफोरा में, राइट। तो सिलेंटेटा, टिनोफोरा में हमें रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, बाइलेटरल हमें देखने को मिलती है। बाइलेटरल मतलब क्या हो गया, जिसको हम लेफ्ट या राइट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकें, ओके। तो ये हमें देखने को मिलता है कि हेलमिन्थेसिस में, राइट। और यहाँ पर आप देखो कई सारे ऐसे हैं, राइट, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। तो इन सब में भी हमें कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं बॉडी कैविटी और सिलोम। अब आप देखो ये बॉडी कैविटी का मतलब क्या होता है, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है ना, तब जाके ये बॉडी कैविटी देखने को मिलती है, जिसको सिलोम भी कहा जाता है, राइट। सो यहाँ पर आप देखो ये जो बॉडी कैविटी है, ओके, तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है
एसिलोमेट, ओके, एक होता है सूडोसिलोमेट। तो आपने देखा होगा, सूडो पढ़ा होगा, ओके, किसमें, अमीबा में हम पढ़ते हैं, वैसे ही सूडोसिलोमेट होता है। सूडो मीन्स झूठा, ओके, तो ये आपको देखने को मिलता है एकीहेलमिन्थेसिस में, ओके। एक होता है सिलोमेट, सिलोमेट एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, तो इनमें देखने को मिलता है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पे हमारे फाइलम लिखे हुए हैं जिसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज देखने को मिलती हैं, राइट। सो इनको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्या ये चीज़ें होती हैं जो आपको ऐसे थोड़ा सा मैंने आपको ये बता दिया, समझा दिया कि किस किस बेसिस पे सिमेट्री पे डिवाइड करके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, बॉडी कैविटी पे डिवाइड करके हम इनको समझते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को याद करते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके। तो सबसे पहले आप देखो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, तो क्लासिफिकेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड, ओके। सो आप देखो एक तार जैसा होता है, ओके, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो यही आगे जाके क्या बन जाता है, वर्टिब्रल कॉलम, जिसको बैकबोन भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी या केशुरक स्तंभ, ओके। तो ये आप देख रहे हो, ओके, हमारे अंदर भी होता है। अब आप देखो जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ये, तो बैकबोन जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं, कहते हैं ना वर्टिब्रेट्स एनिमल है ये। तो जिसके अंदर आपको नोटोकॉर्ड या बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलता है, जिसके अंदर प्रेजेंट रहता है, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, राइट। एंड नेक्स्ट क्या है, जिसके अंदर एब्सेंट होगा उसको इनवर्टिब्रेट कहेंगे। दूसरा हम देखते हैं कि कौन सा एनिमल कोल्ड ब्लडेड है, तो आपने पढ़ा होगा कि ये कोल्ड ब्लडेड है, ओके, हम वार्म ब्लडेड है। तो ये क्या होता है, अब आप देखो कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये होता है ना कि जब भी हमारे एटमॉस्फेयर में अगर कोई भी टेम्परेचर चेंज होता है, राइट, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग टेम्परेचर चेंज नहीं कर पाता, फिर वो दूसरी जगह भागने लगेगा, अरे भागो, यहाँ तो बहुत गर्मी हो गई, यहाँ तो बहुत ठंड हो गई, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड क्या कर पाते हैं, दैट कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद द चेंज इन द एनवायरमेंट, ओके। वार्म ब्लडेड मतलब क्या हो गया, दे कैन सर्वाइव इन एनी टेम्परेचर, जैसे कि हम लोग है ना, अब हमें ठंड लगी तो हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती है, ऐसे ही वार्म ब्लडेड होते हैं ये, दे कैन सर्वाइव इन एनी टेम्परेचर रेंज एज दे कैन अडेप्ट इट सो इजली। एग्जाम्पल बर्ड्स, मैमल, मैमल्स में हम लोग आते हैं, बर्ड्स, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो रेस्पिरेशन, हम देखते हैं कि रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, तो रेस्पिरेशन के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है, कौन स्किन से ले रहा है सांस, ठीक है, कौन ट्रैकिया के थ्रू, कौन ऑर्गन के थ्रू, राइट। नेक्स्ट देखते हैं हम हीमोग्लोबिन, ओके। तो आप देखो जितने भी इनवर्टिब्रेट होते हैं ना, तो उनमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, ओके, राइट, क्या होता है, एब्सेंट होता है। और मोस्टली जो एंथ्रोपॉड होते हैं उनमें हीमोलिम्फ होता है, किसकी जगह, हीमोग्लोबिन की जगह। अब यहाँ एचबी का मतलब क्या हो गया आपका, हीमोग्लोबिन, क्या मतलब है, हीमोग्लोबिन। तो जितने भी इनवर्टिब्रेट होंगे जिनमें बैकबोन पाया ही नहीं जाएगा, ओके, उनमें हीमोग्लोबिन एब्सेंट होगा। और मोस्टली एंथ्रोपॉड होते हैं, ओके, उनमें हीमोलिम्फ पाया जाता है। जिनके अंदर वर्टिब्रेट होगा तो उनके अंदर हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होगा, ओके। तो याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट है, ओके, बहुत अच्छे से आपको समझना है कि ईजिली आप आगे चीज़ों को समझ पाओ, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम देखते हैं जर्म सेल, जिनको स्टेम सेल लेयर्स भी कहा जाता है, क्या है, जर्म सेल या स्टेम लेयर्स, ओके। अब देखो ये जो जर्म सेल्स हैं, स्टेम लेयर्स हैं, इनको भ्रूण झिल्लियाँ भी कहा जाता है, ओके। तो जिन ऑर्गेनिजम्स में दो पाई जाती हैं, अब ये जो भ्रूण झिल्लियाँ हैं या फिर आप इनको कहो जर्म सेल, जिन ऑर्गेनिजम्स में दो पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, डिप्लोप्लास्टिक कहा जाता है, ओके। और ये पाई जाती है इनवर्टिब्रेट्स में। अब देखो जिसके पास वर्टिब्रेट नहीं है, ओके, जिसके पास बैकबोन नहीं है, तो उसमें पाया जाएगा डिप्लोप्लास्टिक, सिर्फ दो। उनसे कहा जाएगा भाई तुम सिर्फ दो से काम चलाओ, तुम्हारे अंदर सिर्फ दो जर्म सेल्स मिलेंगे, ओके, तो दो जर्म्स हो जाएगा, यानी कि डिप्लोप्लास्टिक, ओके। अब देखो जिनके अंदर तीन जर्म सेल्स पाई जाती है उनको क्या बोला जाता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, क्या बोला जाता है, ट्रिप्लोप्लास्टिक, ओके। और ये पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रेट्स मीन्स जिनके अंदर बैकबोन होती है, ठीक है, जैसे कि हम लोग, ओके। और आप देखो तीन टाइम्स की ये जर्म सेल पाई जाती है, स्टेम लेयर्स पाई जाती हैं, ओके। तो ये वाला आप देख रहे हो एक्टोडर्म, राइट, मेसोडर्म जिसमें तीन होगा, मेसोडर्म, राइट, जिसमें दो होगा उनमें क्या कॉमन होगा, एंडोडर्म। तो जिसमें दो रहता है उसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म कॉमन हो गया, और जिसमें तीन हुआ उसमें मेसोडर्म भी आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको, एक्टो मेसो एंडो, एक्टो मेसो एंडो, राइट। तो ये चीज़ हमने देख ली। सो आप देखो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एक कि एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन 3 एम्ब्रॉयनिक लेयर आर कॉल्ड, तो जो सेल्स अरेंज होते हैं 3 एम्ब्रॉयनिक लेयर्स में उनको क्या कहा जाता है। सो आपको याद रखना है क्या कहा जाता है, ट्रिब्लोप्लास्टिक, राइट। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रिब्लोप्लास्टिक, ओके, राइट। तो ध्यान रखना है आपको, जर्म सेल्स के अकॉर्डिंग भी हम देखते हैं एनिमल्स को, राइट, और इसकी हेल्प से हम इजीली एनिमल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम देखते हैं बॉडी सिमेट्री, यानी कि शारीरिक समरूपता, सिमेट्री, ओके। सो अब देखो जो ये सिमेट्री होती है ना बॉडी की, तो उसको दो पार्ट्स में हम देखते हैं, एक होता है सिमेट्री और एक होता है एसिमेट्री। एसिमेट्री मतलब ए मतलब क्या हो गया, जिसमें है ही नहीं, कोई सिमेट्री नहीं है, ओके। और ये जो सिमेट्री होता है इसको भी दो पार्ट्स में देखा जाता है, एक होता है रेडियल सिमेट्री, एक होता है बाइलेटरल सिमेट्री, ओके। सो आप देखो एसिमेट्री में कौन सा फाइलम आता है, तो इसमें आता है पॉरीफेरा। तो आप ये वाला देख रहे हो ना, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, ये क्या है, एक पॉरीफेरा है, ओके। पॉरी का मतलब क्या हो गया, जिसमें पोर्स अवेलेबल है, ओके, जिनके बॉडी पे क्या है, पोर्स है, स्पंज जैसा है, तो इनमें कोई भी सिमेट्री नहीं। आप देखो कुछ ऐसे जा रहे हैं, कुछ ऐसे जा रहे हैं, तो हम कैसे इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाएंगे, नॉट पॉसिबल, राइट। सो एसिमेट्री किस में देखने को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पॉरीफेरा में, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, एसिमेट्री किस में, पॉरीफेरा में, ओके। अब आप देखो
दूसरा हम देखते हैं सिमिट्री। तो सिमिट्री हमें देखने को मिलती है एक रेडियल टाइप की, एक होता है बायलेटरल टाइप की। अब रेडियल टाइप की क्या होती है, जिसको हम डायगोनली भी कट करके इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि क्या होता है नीड एरिया, तो रेडियल सिमिट्री देखने को मिलती है किसमें, नीड एरिया में। याद रखना है आपको, रेडियल सिमिट्री किसमें, नीड एरिया में। ओके, और बायलेटरल सिमिट्री हमें किसमें देखने को मिलेगी, तो फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया ऑर्थ्रोपोडा। तो याद रखना है आपको, रेडियल सिमिट्री जैसे कि नीड एरिया, बायलेटरल सिमिट्री जैसे कि ऑर्थ्रोपोडा। अब ऑर्थ्रोपोडा में क्या आते हैं, जैसे कि हमारे कीट वगैरह जो होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, और किसके बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, तो देखो आप यहाँ पर स्टारफिश भी देख सकते हो। ओके, ये एक फ्लाई है, इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट हम किस बेसिस पे देखते हैं, नेचर ऑफ सिलोम। ओके, तो सिलोम का जो नेचर कैसा है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, इसके बेसिस पे भी उनको क्लासीफाई किया जाता है। ओके, तो आप देखो सिलोम मीन्स मेनली क्या होता है ना, बॉडी की कैविटी। ओके, और ये जो बॉडी की कैविटी ये फॉर्म होती है ड्यूरिंग एम्ब्रोयो डेवलपमेंट, जब भ्रूण का डेवलपमेंट होता है। ओके, तो ये 3 जर्मिनल लेयर्स बनाई जाती हैं, बनती हैं, जो अभी हमने पीछे पढ़ा। ओके, तो इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होती है, जो स्पेस होता है, उसी को सिलोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो स्पेस आप देख रहे हो ना, जब एम्ब्रियो डेवलप आता है तो स्पेस एक क्रिएट होता है, इसी को सिलोम कहा जाता है। अब ये जो सिलोम होते हैं ना, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। ओके, तो अगर किसी के अंदर सिलोम प्रेजेंट है, यानी कि स्पेस प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे सिलोमेट। ओके, अगर किसी के अंदर जो सिलोम है वो प्रेजेंट नहीं है, बट फिर भी वो झूठा सिलोम डेवलप कर ले रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, सूडोसिलोम। ओके, सूडोसिलोमेट या सूडोसिलोम बोलेंगे। तो इसके अंदर आप देखो स्पेस बढ़िया से प्रेजेंट है, तो उसको सिलोमेट बोल दिया। ओके, अगर जिसके अंदर जो सिलोम है वो प्रेजेंट नहीं है, तो उसने झूठा क्रिएट कर लिया, तो उसको सीडो सिलोमेट बोलेंगे। ओके, अब जिसके अंदर भाई है ही नहीं, वो कुछ भी कर ले, उसके अंदर नहीं है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ठीक है, तो आप देखो स्पेस ही नहीं है, तो उसने क्या कर दिया, उसको ए सिलोमेट कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने झूठे बना लिए, तो क्या बोला, सीडो सिलोमेट। इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसको क्या बोल दिया, सिलोम बोल दिया। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसको ए सिलोमोट बोल दिया। जहाँ भी ए लग गया इट मीन्स एब्सेंट है। ओके, समझ में आ गया, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है, और इसके बेसिस पे भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है ओके सिलोमेट है, कौन सा सीडोसिलोम है, कौन सा ए सिलोमेट है। राइट, तो ध्यान रखना है आपको। 8 पॉइंट आप देखो, टेल के बेसिस पे भी कभी कभी क्लासीफाई करके हम देखते हैं। ओके, तो टेल आप देख रहे हो ना, तो मोस्टली टेल किस में पाई जाती है, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं। ओके, जिनके अंदर बैकबोन है, तो उनके अंदर टेल्स की प्रॉपर्टी पाई जाती है। इट मीन टेल देखने को मिलता है। इनवर्टिब्रेट्स जो है ओके, इनके अंदर एब्सेंट होता है। ओके, तो इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके, तो कुछ वर्टिब्रेट्स के एग्जांपल आप देख लो। ओके, कुछ आप यहाँ पे इनवर्टिब्रेट्स के देख लो। सो देखो यहाँ पे जितने भी जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का एनिमल किंगडम को, वो हमने पढ़ लिया है। अब एक एक करके हम देखेंगे फाइलम को कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, कैसे इनके क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या क्या इनके एग्जाम्पल है। मेनली आपसे एग्जाम्पल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो यहाँ पर आप एक टेबल आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पर जो भी हम इंपॉर्टेंट फाइलम पढ़ने वाले हैं, तो उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है जो अभी हमने डिस्कस करी, सिमेल उनकी सिमेट्री से लेकर जर्म लेयर से रिलेटेड, सिलोम से नोटोकॉर्ड, इट मीन्स नोटोकॉर्ड मतलब उनका बैकबोन। ओके, जिसको वर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट में डिवाइड किया गया है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो सबसे पहला आप देखो पॉरीफेरा, तो यहाँ पे हम ओवरऑल पढ़ लेते हैं, फिर इनके बारे में हम डीपली देखने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो पॉरीफेरा, तो पॉरीफेरा में हमने देखा कि इनके अंदर भाई एसिमेट्री होते हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये टेढ़े मेढ़े आपको सी में देखने को मिलेगा, मैराइन वाटर में। ओके, और इनके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होती, हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, सिमेट्री इनमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है, ये कैसे होते हैं, इनमें जो जर्म सेल होता है वो डिप्लोप्लास्टिक होता है। तो आप देखो यहाँ पे पॉरीफेरा और सीलेंटेटा को मैंने पर्पल कलर से लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि यही सिर्फ 2 हैं जिनमें डिप्लोप्लास्टिक पाया जाता है। बाकी जितने भी फाइलम है इनके अंदर ट्रिप्लोप्लास्टिक देखने को मिलता है। इट मीन्स इनके अंदर 3 जर्म लेयर्स हैं। ओके, और इसमें क्या है डिप्लोप्लास्टिक में, इसमें भाई सिर्फ 2 ही हैं। राइट, तो याद रखना है आपको पीसी, क्या याद रख लेना है आपको, पीसी में ओके सिर्फ और सिर्फ 2 जर्म लेयर्स पाई जाती हैं डिप्लोप्लास्टिक। ओके, याद रखना है। सिलोम की बात करें तो आप देखो ये भी ए सिलोमेट है, सिलेंटेटा भी ए सिलोमेट है। ओके, और जो प्लेटी हेलमेंथिस है ये भी ए सिलोमेट है। अब देखो प्लेटी से आपने पढ़ा होगा कि ये कैसे होते हैं, फ्लैट ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो इनमें कहाँ से सिलोमेट आ जाएगा। ठीक है, कोई स्पेस ही नहीं है, तो जब कोई स्पेस ही नहीं है तभी तो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, तभी तो बिल्कुल फ्लैट है। तो शुरुआत के जो 3 है कैसे हैं, ये बिल्कुल सिलोमेट है, ए सिलोमेट है, कोई भी इनके अंदर स्पेस वगैरह देखने को नहीं मिलती। नोटोकॉर्ड की बात करें तो आप देखो नोटोकॉर्ड इट मीन्स बैकबोन, तो ये सब में ही एब्सेंट होता है जितने भी फाइलम है, एक्सेप्ट हम लोग, और हम लोग किसमें आते हैं, कॉर्ड डेटा में आते हैं। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, सिर्फ कॉर्ड डेटा में प्रेजेंट होता है क्या, नोटोकॉर्ड। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो पॉरीफेरा जो है ये सेलुलर है। ओके, सिलेंटेटा की बात करें तो इसमें कुछ कुछ सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेसिस की बात करें तो उसमें एक ऑर्गन हमें देखने को मिलता है। ओके, बाकी हम प्लेटीहेलमिन्थेसिस के बारे के बाद अगर हम जो फाइलम है उनको देखें, नेमाटोडा, एनिलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का,
हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ओके। तो इनके अंदर सिस्टम बनना शुरू हो जाता है जिसको ऑर्गन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो देखो सब कुछ एक जैसा है, बस कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट हैं जो मैंने आपको डिफरेंट कलर से लिख दी है, ओके। आप देखो जो सीलेंट्रेटा होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इसमें ही रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है और इकाइनोडर्मेटा में, ओके। तो ईसी या सीई से आप याद रखो, ईसी या सीई, ओके। तो रेडियल सिमेट्री सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेटा और एकाइनोडर्मेटा में देखने को मिलती है। बाकी जितनी भी हैं फाइलम, ओके, उनमें आपको बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगा एक्सेप्ट पॉरीफेरा। भाई पॉरीफेरा में तो कोई सिमेट्री ही नहीं है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ओके। और आपको क्या याद रखना है कि नेमाटोडा भी हम आगे पढ़ेंगे, नेमाटोडा, ओके। तो इसमें जो सिलोम होता है ना, वो सूडोसिलोमेट होता है, यानी कि इसके अंदर कोई बॉडी में इसकी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, बट ये झूठा बना लेता है, सूडोसिलोमेट बना लेता है, ठीक है। तो नेमाटोडा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट जो बेसिक है मैंने आपको एज अ टेबल बता दिया, फिर हम देखेंगे यहाँ से पढ़ने के बाद आपको इजीली समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। अब आप देखो जो पॉरीफेरा है ना, इसका मतलब क्या होता है कि वो ऑर्गेनिज्म जिसमें होल्स होते हैं। अब आप देखो पॉरीफेरा से समझ में आया, अच्छा पोर्स हैं भाई इसके अंदर, ओके। तो पोर्स है यानी कि इसके अंदर होल्स हैं। तो ये आपने देखा, ठीक है, आप देख रहे हो डॉट डॉट डॉट, तो होल्स बने हुए हैं। अब तो जो सिर्फ पानी में ही रह रहा है, तो कुछ तो होगा इसके अंदर, तभी तो जिंदा है। तो भाई कैसे जिंदा है, पोर्स दे रखे हैं भगवान ने, ठीक है। तो पोर्स हैं जिसकी वजह से इसके अंदर पानी जा रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पॉरीफेरा जो होते हैं, ओके, वो ऑर्गेनिजम्स, इनके अंदर होल्स होता है और इनको स्पंजेस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई स्पंज की तरह काम कर रहे हैं, ओके। और इनके जो फीचर्स होते हैं उनको पूरा पॉरीफेरन भी कहा जाता है। तो पॉरीफेरा लिखा हो, स्पंज लिखा हो, बात एक ही है। तो इन फाइलम को क्या कहा जाता है, पॉरीफेरा कहा जाता है, ओके। और जो इनकी बॉडी होती है ना, नॉट डिफ्रेंशिएटेड इन टिश्यू। तो हमने पढ़ लिया भाई कि ये जो पॉरीफेरा रहते हैं, इनका जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ सेल से ही बना हुआ है, कोई टिश्यू विश्यू नहीं है। तो भाई टिश्यू है ही नहीं, तो आगे का तो वैसे भी नहीं होगा, ओके। अब देखो कोई सिमिट्री नहीं है, ये हमने देख लिया अभी। कोई सिलोम नहीं है इसमें, कुछ भी सिलोम विलोम कुछ नहीं है, ओके। डाइजेशन कैसे होता है, जो इनका खुद का सेल है इसी से डाइजेशन भी होता है, ओके। अब देखो इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बडिंग के थ्रू। जैसे हाइड्रा में होता है ना, बड निकल के आता है, ओके, वैसे इनका यहाँ से निकल के आ जाता है, बडिंग के थ्रू होता है इनका रिप्रोडक्शन, ओके। रीजनरेट, तो देखो ये अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, तो रीजनरेट कर रहे हैं बडिंग के थ्रू, ओके। अब देखो आपसे और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में आपके, इसका जो पार्ट होता है जिसको स्पोंगोसील कहा जाता है, ओके। तो ये एक हॉलो ट्यूब होता है जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, स्पंज यानी कि पॉरीफेरा, तो ओके। तो इनकी जो बॉडी होता है ना, तो इसमें हॉलो हॉलो ट्यूब होते हैं। क्या होते हैं, हॉलो हॉलो ट्यूब होते हैं इनकी बॉडी में, जिसको स्पोंग सील कहा जाता है, स्पोंग और सील, ओके। अब दूसरा आप देखो ऑस्टिया। अब ये जो ऑस्टिया होता है ना, तो ये ऑस्टिया क्या काम करता है, ओके। तो ये जो ऑस्टिया होता है ना, तो जो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी में, जहाँ से पानी एंटर होता है, तो ये बना है हमारा क्या, पॉरीफेरा, ओके। ये हो गया एक हॉलो ट्यूब जो प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, ओके। ये हॉलो ट्यूब जो प्रेजेंट है इनकी बॉडी में, और छोटे 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 जो पोर्स हैं जहाँ से पानी एंटर करता है इनके अंदर, उनको ऑस्टिया कहा जाता है, ऑस्टिया, ओके। तो ऑस्टिया, आओ भाई, टिया, ऑस्टिया, ठीक है। तो पानी यहाँ से आ जाता है इनके अंदर। अब देखो ऑस्कुलम, तीसरा क्या है, ऑस्कुलम। अब ऑस्कुलम इनमें क्या होता है कि एक सिंगल लार्ज ओपनिंग लोकेटेड एट द टॉप ऑफ देयर बॉडी। अब आप देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ना ऑस्कुलम, ये इनके टॉप पे, पूरा टॉप पे, ओके। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको ऑस्कुलम कहा जाता है। पानी यहाँ से घुसा, ओके, और इनका जो ये टॉप है, जो एक बड़ी सी लार्ज ओपनिंग होती है, इसको कहा जाता है ऑस्कुलम, ओके। ये बात आपको याद रखना है, जहाँ से पानी बाहर निकल जाता है, ओके। तो यहाँ से इन्होंने पानी अपने अंदर डाला, किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू, ठीक है। ये जो पोर्स है इसके अंदर बॉडी में पानी गया इनके, ऑस्कुलम जो ऊपर एक लार्ज ओपनिंग है, यहाँ से पानी बाहर चला गया। तो ये जो टर्म्स है ना आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि अंदर एक कैनाल सिस्टम पाया जाता है, कहते हैं ना वाटर कैनाल सिस्टम है पूरा एक, तो इनके अंदर वही कैनाल सिस्टम एक पाया जाता है, ओके, जो कंसिस्ट करता है ऑस्टिया, कैनाल, ओके, जो एक यूनिक है इस फाइलम का, एक यूनिक बात है इस फाइलम का। तो आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है पॉरीफेरा फाइलम में, ओके। अब आप देखो वाटर का सर्कुलेशन होता रहता है। अब जब इनके पास कुछ है ही नहीं, एक ही जगह फिक्स है, ओके, तो वाटर का सर्कुलेशन ही हो पाएगा जब पानी में है। तो याद रखना है, क्योंकि ये बिल्कुल अभी क्या है, पुराने टाइप के हैं, अभी तो धीरे धीरे और बढ़ेंगे। तो याद रखना है आपको, अभी इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें है ही नहीं, पॉरीफेरा, ओके। तो पॉरीफेरा यानी कि पोर्स, पोर्स से गया अंदर पानी, तो वाटर सर्कुलेशन प्रेजेंट है इनके बॉडी में। एग्जाम्पल आप देखो, बिल्कुल इनके नाम की तरह ही इनके एग्जाम्पल हैं। स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पंज भी कहा जाता है, यूसोफोंगिया, जिसको बाथ स्पंज भी कहा जाता है, साइकन, ओके, साइफा, ल्यूकोसिलेनिया। तो ये सारे इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखो स्पॉन्जिला से समझ में आ जा रहा है पॉरीफेरा का है, ओके। यूसो स्पॉन्जिया, स्पॉन्ज है इसमें भी, इजीली समझ में आ गया, ओके। दूसरा आप देखो साइकन, ओके, स्काइफा और ल्यूकोसिलेनिया। तो आप देखो ऐसे आप याद देखो, क्योंकि ये क्या है, स्पंज है, ओके। तो स्पंज वाले बेड पे सोने में बड़ा मजा आता है ना, तो
स्पंज वाला बेड पे सोने पे मजा आएगा तो सोलेनिया, तो ल्यूकोसेलेनिया। ओके, तो साइकन और स्काइफा। साइकन तो याद रखना है आपको, ल्यूकोसेलेनिया, स्काइफा और साइकन, ये भी इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम है। साइकन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, स्पॉन्जिला भी पूछा जाता है, ठीक है। सो आपको ऐसे इसको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको निडेरिया भी कहा जाता है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपको यही याद रखना है कि अगर निडेरिया लिखा है एग्जाम में तो भी आपको ध्यान रखना है वो किसकी बात कर रहा है, सिलेंट्रेटा की ही। या सिलेंट्रेटा को नाइडेरिया भी कहा जाता है, नाइडेरिया को सिलेंट्रेटा भी। ओके, सो देखो इस फाइलम के जो एनिमल्स होते हैं ना, तो ये दो टाइप के देखने को मिलते हैं। कौन से दो टाइप के, तो इनका जो बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो फॉर्मेशन होता है, वो दो टाइप का होता है। एक ऐसा होता है जो मजे से घूम फिर सकता है, एक ऐसा होता है जो प्लांट की तरह उसको स्टेबल रहना पड़ता है कि तुम भाई यहीं पर रहो, तुम्हें जो करना है यहीं से करो। ओके, तो पहला तो देखो आप होता है पॉलिप, क्या बोलते हैं पॉलिप। दूसरा होता है मेड्यूसा। पॉलिप मतलब क्या हो गया, जो कहीं भी मूव नहीं कर सकते। ओके, इनकी बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो इनको बोला जाता है पॉलिप। देखो दूसरा क्या होता है, मेड्यूसा होता है, तो ये मजे से कहीं भी घूम सकता है, स्विमिंग करता है बढ़िया से, और इसका शेप कैसा होता है, अम्ब्रेला जैसा। तो देखो आपने जेलीफिश देखी है, जेलीफिश मजे से घूमती है, और ये जेलीफिश किसके अंदर ही आता है, सिलेंट्रेटा के अंदर ही आता है। ओके, हाइड्रा देखा होगा, राइट। तो हाइड्रा आपने देखा है कि बिल्कुल स्टेबल है। ओके, और ऊपर इसके आप देखो टेंटिकल्स जैसे निकले हुए हैं, ऊपर कैसे निकले हुए टेंटिकल्स जैसे, तो इन्हीं का ये यूज़ करते हैं। बाकी एक जगह पे बिल्कुल स्टेबल है। ओके, तो आप कैसे याद रखोगे, मेडुसा जो होता है वो वाले मूव कर सकते हैं, तो एम फॉर मेडुसा हो जाएगा, एम फॉर क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा, राइट। और पी देखो, पी मतलब पॉलिप, पॉलिप मतलब एक जगह स्टेबल है, तो पी मतलब क्या होता है, प्लांट होता है ना। तो जिस तरह अब ये मत समझना कि एनिमल में प्लांट कहाँ से आ गया, बस याद करने के लिए कि प्लांट जो है, ओके, एक जगह स्टेबल हो सकता है, एक जगह स्टेबल रहता है। उसी तरीके से जो पॉलिप वाले होते हैं एनिमल्स, किसमें, सीलेंट्रेटा में, वो एक जगह रुके होते हैं। वो आगे आप देखो, अभी हमने देख लिया कि इनको पॉलिप और मेडुसा में डिवाइड किया गया है। ये है हमारा मेडुसा, ये है हमारा पॉलिप, और ये हमारा सबसे बढ़िया एग्जांपल है मेडुसा का, कौन सा, जेलीफिश। ओके, सो अब आप देखो इसके जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसे हम देखते हैं। तो देखो आप, ये मेनली फाउंड होता है कहाँ पे, मैराइन वाटर में। कहाँ हमें देखने को मिलता है, मैराइन वाटर में। पॉरीफेरा भी मैराइन वाटर में, और ये क्या है हमारा सिलेंट्रेटा, ये भी मैराइन वाटर में। तो आप ऐसे सोचो, मैराइन में रह रहे हैं दिन भर, तो सीलन तो आ ही जाएगी, तो सीलन से सिलेंट्रेटा, राइट। दो लेयर्स होती हैं सेल्स की, इनर एंड आउटर लाइनिंग। ओके, और आपने देखो कोरल रीफ देखा होगा, सो ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसमें आपने देखा है कि पूरा कोरल से वो ढका हुआ है। ओके, तो जो कोरल्स हैं इसका एग्जाम्पल है। ओके, जो कॉलोनीज में रहते हैं मेनली, ये कभी कभी आपको सॉलिटरी अकेले भी देखने को मिलेगा। ओके, टेंटिकल्स भी इसमें होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि जो हाइड्रा होता है ना, एक जगह स्टेबल है, इसके ऊपर आप देखो टेंटिकल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये टेंटिकल्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, डिप्लोप्लास्टिक होता है ये, तो इसमें दो जम लेयर होती है, डिप्लोप्लास्टिक, राइट। रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी और एक्सिलेटरी जो ऑर्गन्स है वो प्रेजेंट ही नहीं होता, भाई कहाँ से प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता। और आप देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में टेबल में क्या पढ़ा था कि सिर्फ और सिर्फ, ओके, दो ही ऐसे एनिमल्स हैं एनिमेलिया किंगडम में जिसमें डिप्लोप्लास्टिक होता है। तो वो कौन कौन से हैं डिप्लोप्लास्टिक वाले, एक है हमारा सिलेंट्रेटा, दूसरा है हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा सबसे पहला वाला, दूसरा कौन सा है, सिलेंट्रेटा, राइट। तो पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा ये दोनों ही, ओके, तो ये दोनों ही डिप्लोप्लास्टिक है। बाकी जितने भी हैं ये कैसे हैं, तो ये है ट्रिप्लोप्लास्टिक। ओके, तो याद रखना है आपको, ठीक है। देखो बाकी तो वही है, सिर्फ दो याद रखो, एक है पॉरीफेरा और एक दूसरा कौन सा है हमारा, सिलेंट्रेटा। ओके, तो इसमें कौन सा हम देखने को मिलते हैं, तो ये हमारा डिप्लोप्लास्टिक होता है। नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल आप देखो, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन आपके बनते हैं। हाइड्रा, ओबेलिया, ओके, ऑरेलिया जिसको जेलीफिश भी कहा जाता है, पेन्युलता जिसको सी पेन कहा जाता है, कोरेलियम जिसे रेड कोरल कहा जाता है, सेलिस पोर्टिगियस मैन ऑफ वॉर कहा जाता है जिसको मिलीपोर कोरल। ओके, सो आप यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे इसके साइंटिफिक नेम भी लिखे हुए हैं, कैसे याद रखेंगे। तो आप देखो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हमने पढ़ा कि भाई सिलेंट्रेटा में होता है जेलीफिश, सिलेंट्रेटा में आता है जेलीफिश, ठीक है। हमने हाइड्रा पढ़ा, तो देखो हाइड्रा से ही समझ में आ रहा है, हाइड्रा, हाइड्रो, हाइड्रो क्या है, पानी है, तो एक तरफ से गीलेपन की बात हो रही है, और गीला यानी कि सीलन आ गई, ठीक है। तो सीलन में कौन आता है, हाइड्रा, तो हाइड्रा यानी कि एक तरीके से क्या है, हाइड्रो की बात हो रही है, तो हाइड्रो से हाइड्रा हो जाएगा, सीलन आ गई, ओके, गीलापन। दूसरा है आप देखो जेलीफिश। ओके, अब आप देखो कोई चीज़ जेली में है तो ऑब्वियसली उसमें भी भाई गीलापन है, सीलन आ जाएगी, ठीक है। तो जेलीफिश भी सिलेंट्रेटा में आता है। ओके, और आप देखो ये जो जेलीफिश है ना, तो देखो आप यहाँ पे आपको ये लता जैसी देखने को मिल रही है, इसमें आप इसका जो डायग्राम है ना, इसका जो पिक्चर है, इसमें आप देखो लता जैसी देखने को मिल रही है। तो लता से क्या हो जाएगा आपका, पेन्युलता हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, पेन्युलता। सो पेन्युलता ये भी किसका एग्जाम्पल है, सिलेंट्रेटा का। ओके, और कोरल तो मैंने आपको बता ही दिया। ओके, तो जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो पूरा 2000 किलोमीटर तक फैला हुआ है नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो भी कौन से फाइलम से बना हुआ है, नाइडेरिया। तो डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ओके, कि नॉर्थ ईस्ट का कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो कौन से फाइलम से बना है, तो आपको ध्यान रखना है निडेरिया। ओके, सो ये हमने याद कर लिया क्या, कि कोरेलियम यानी कि कोरल भी किस में आते हैं, नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा में। ओके, अब आप देखो जेलीफिश को अगर आप पकड़ो ना तो कैसी होगी, जेली है तो भाई जेली तो फिसलती है, तो जेली फिसलती, तो फिसल से फिसैलिस हो जाएगा। ओके, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वाटर भी कहा जाता है, जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी कहा जाता है। ओके, और है क्या हमारा मिलीपोर। तो देखो जब
जेलीफिश फिसल जाएगी, आप उसको पकड़ना चाह रहे हो तो कहाँ मिल पाएगी, मिल ही नहीं पाएगी, तो मिलीपोर हो गया। ओके, जिसको कोरल कहा जाता है। कोरेलियम क्या था, ये रेड कोरल था, राइट। तो इसका एग्जाम्पल इस तरीके से आप आपस में रिलेट करके जेलीफिश के डायग्राम से आप सारे ही याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे पढ़ा हमने जेलीफिश भाई, जेलीफिश क्या है, फिसलती बहुत है। ठीक है, तो फिसलती है तो फिसैलिस हो जाएगा। जेलीफिश में यहाँ हमें टेंटिकल्स देखने को मिलते हैं लताओं की तरह, लता से पेनुलता हो जाएगा। ओके, अब जब हम कोशिश करते हैं इसको पकड़ने की तो ये फिसल जाता है, तो भाई हमें नहीं मिल पाया, ये तो मिल नहीं पाया तो मिलीपोर हो जाएगा। ओके, और हाइड्रा और ऑरेलिया, ऑरेलिया और ओबेलिया बिल्कुल एक जैसे, ऑरेलिया ओबेलिया, तो ये सारे ही एग्जाम्पल किसके हैं, सिलेंट्रेटा के, जिसे नाइडेरिया भी कहा जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आई होप आपको याद हो गया होगा। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो कोरल जो पूरी कॉलोनी में फैली हुई है। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं फाइलम टीनोफोरा के बारे में। ओके, सो आप देखो टीनोफोरा ना, अभी हमने टेबल में नहीं पढ़ा था टीनोफोरा को। ओके, बट टीनोफोरा भी एक इंपॉर्टेंट फाइलम है और इसको क्या कहा जाता है, कॉम जेली कहा जाता है, राइट। और इसको वॉलनट भी कहा जाता है। अब देखो, आप वॉलनट कहा जाता है, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये कैसा लगता होगा, वॉलनट की तरह। ओके, तो ये देखने में ना बिल्कुल वॉलनट की तरह, अखरोट की तरह देखने को मिलता है। जैसे अखरोट पे निशान होते हैं ना, अखरोट पे डिजाइनिंग होती है, बिल्कुल वैसे ही किस पे होता है, टीनोफोरा के जो एनिमल्स हैं इनके ऊपर। ओके, सो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, सी वॉलनट या कॉम जेली कहा जाता है। और देखो, ये जो कई सारे जो टीनोफोरा होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, जब इनको रात में अगर देखो पानी में, तो ये आपको बिल्कुल एक लाइट एमिट करता हुआ देखने को मिलते हैं, और जब इनको बाहर निकालो तो बिल्कुल जेली लाइक एक सब्सटेंस इनके ऊपर रहता है। ओके, सो आप देखो, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है टीनोफोरा में, उसको क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, आपका मेसोगीलिया कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, आपका मेसोगीलिया। ओके, कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इसमें, सो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। अब आप देखो, इसमें ना कई सारे जो एनिमल्स हैं तो वो देखने को मिलते हैं, डिप्लोप्लास्टिक भी और ट्रिप्लोप्लास्टिक भी। सो आप देखो, टीनोफोरा में ऐसा कहा जाता है कि पहले ये जो एनिमल्स थे डिप्लोप्लास्टिक थे, बट अब ये ट्रिप्लोप्लास्टिक देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और जो इसमें सिमेट्री होती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। कैसी होती है सिमेट्री इसकी, रेडियल सिमेट्री। और एक बात आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि टीनोफोरा डिप्लोप्लास्टिक है कि ट्रिप्लोप्लास्टिक है, तो आपको याद रखना है, मेन किस पे टिक करना है, ट्रिप्लोप्लास्टिक पे। ए सिलोमेट होता है इसमें। ओके, कोई भी इसमें स्पेस नहीं होती, बॉडी कैविटी नहीं होती, इसलिए इसको ए सिलोमेट कहा जाता है। ओके, और आप देखो, इसमें ना 8 रोज होती हैं कॉम प्लेट्स की तरह, जो एक्सटर्नली आपको दिखाई देती हैं, यानी कि 8 रोज होती हैं इसमें जो एक्सटर्नली आपको दिखाई देती हैं। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो ये क्या होती है, 8 रोज होती हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 8 रोज का स्ट्रक्चर कौन से एनिमल में देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है टीनोफोरा एनिमल्स में। ओके, और एक्सटर्नली ये आपको देखने को मिलता है। डाइजेशन जो होता है इसका एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर दोनों तरीके से हो सकता है। ओके, अब आप देखो, आपको एक और पॉइंट याद रखनी है कि मैंने आपको बताया कि ये लाइट एमिट करते हैं, तो जो ये लाइट एमिट करते हैं ना, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, बायोल्यूमिनेंस। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, बायोल्यूमिनेंस। तो हम बायो पढ़ रहे हैं और ये लाइट एमिट करते हैं, तो बायोल्यूमिनेंस। ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो बायोल्यूमिनेंस की प्रॉपर्टी किसमें देखने को मिलती है, टीनोफोरा के जो एनिमल्स हैं इसमें, राइट। अब आप देखो, इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है, इसके एग्जाम्पल, तो ये 2 एग्जाम्पल आपसे बहुत पूछा जाता है, तो यही दोनों एग्जाम्पल आपको इसके याद रखने हैं। एक होता है हमारा टीनोप्लेना, ओके, दूसरा होता है प्लूरोब्रैचिया। ओके, तो प्लूरोब्रैचिया, टीनोप्लेना, ये एग्जाम्पल है टीनोफोरा के। तो यहाँ पर आप देखो, सिंपली क्या लिखा है, टीनोफोरा, तो टीनोफोरा यानी कि टीनोप्लेना। ओके, और ब्लूब्रेचिया, तो आप इसको याद रखो कि भाई किसी को फोड़ा जा रहा है, किसी को पिटाई की जा रही है, फोड़ा कहते हैं, अरे फोड़ डाला, तो किसी की पिटाई कर डाली, तो उसको बचाया जाएगा ना, तो बचाएंगे तो प्लूरोब्रैचिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सो टीनोफोरा जो फाइलम है, इसके 2 एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ब्लूरोब्रैचिया और टीनोप्लेना। ठीक है, तो आप देखो, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, बट आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं, राइट, और जो मोस्टली रिपीटेड हैं अदर एग्जाम्स में भी, तो उनको इंक्लूड किया गया है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और देखो, अभी हमने मेसोगेलिया पढ़ा ना, तो ये जो मेसोगेलिया होता है ये आगे जाके मेसोडर्म बन जाता है। ठीक है, तो हमने 3 टाइप की जर्म लेयर्स पढ़ी थी। ओके, अगर कोई डिप्लोप्लास्टिक होता है तो उसमें एक जर्म लेयर जो एब्सेंट होती है वो होती है मेसोडर्म। तो यही जब मेसोडर्म फॉर्म हो जाती है, ओके, मेसोडर्म लेयर आ जाती है, तो वो क्या बन जाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक बन जाता है। ठीक है, तो आगे हमें प्लेटीहेलमिन्थेसिस में ये देखने को मिलेगा, जो ये मेसोगीलिया था ये कन्वर्ट हो जाता है आगे चलकर किसमें, मेसोडर्म में। और जो फिर हमें प्लेटीहेलमिन्थेसिस से हमें देखने को मिलता है क्या, कि भाई अब ये डेवलप हो चुके हैं किसमें, ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं प्लेटीहेलमिन्थेसिस। ओके, सो अब जो फाइलम है वो है प्लेटीहेलमिन्थेसिस। और आप देखो, इनको और क्या कहा जाता है, चपटे कृमि है ये। फ्लैट से ही या प्लेट से ही समझ में आ रहा है कि भैया ये फ्लैट है, प्लेट की तरह फ्लैट है। ओके, सो प्लेटीहेलमिन्थेसिस या इनको फ्लैट वर्म भी कहा जाता है। ओके, तो आप ये देखो, ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, फ्लैटन होते हैं, और इनको कभी कभी टेप वर्म भी कहा जाता है। तो ये बिल्कुल टेप जैसे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल टेप जैसे होते हैं, फ्लैट टेप जैसे, इसलिए इनको टेप वर्म भी बोला जाता है, राइट। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं,
फ्लैटन होते हैं, अनसेगमेंटेड होते हैं। ट्रिब्लोब्लास्टिक मतलब इनमें अब भाई 3 जर्म्स लेयर मिलना शुरू हो जाती है। तो हमने पढ़ा था ना कि मेसोगेलिया जो है यही आगे जाके ट्रिब्लोब्लास्टिक यानी कि तीसरा जर्म लेयर मेसोडर्म का फॉर्मेशन करता है, और इस वजह से प्लेटीहेलमिन्थेसिस में हमें ट्रिब्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है। ओके, और आप देखो ये जो वर्म्स होते हैं ना, तो इसमें कोई भी कैविटी देखने को नहीं मिलती, और ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी होते हैं। इन्हीं के अंदर आपको मेल भी देखने को मिलेगा, इन्हीं के अंदर आपको फीमेल भी देखने को मिलेगा। ओके, तो एक ही में मेल और फीमेल दोनों होते हैं, और इनको फ्लैट वर्म तो कहा ही जाता है, राइट। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब देखो आप फ्लैट हैं तो भाई डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से अभी आ जाएगा इनमें, बिल्कुल नहीं होगा। ओके, और ये हमें कहाँ पे मिलते हैं, इनमें हमें देखने को मिलता है कि कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है, कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, कोई भी स्केलेटन नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। और आप देखो आपका क्वेश्चन इसमें कहाँ से बनता है कि इनके ना एक पास एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। प्लेटीहेलमिन्थेसिस जो होते हैं इनके पास एक एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है जिसको फ्लेम सेल कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है आपको, फ्लेम सेल किस में आपको देखने को मिलता है, प्लेटीहेलमिन्थेसिस में, राइट। एग्जाम्पल आप इसके देखो तो प्लेनेरिया, फ्लूक, टेप वर्म, राइट, एंड अर्थवर्म। तो ये बात आपको याद रखनी है कि प्लेटीहेलमिन्थेसिस में अर्थवर्म नहीं आता, ओके। इसमें आता है आपका प्लेनेरिया, फ्लूक, टेप वर्म, क्योंकि देखो ये कैसे हैं, ये मेनली अनसेगमेंटेड होते हैं, लेकिन हमारा अर्थवर्म जो होता है वो सेगमेंटेड होता है। तो इसमें कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, आपने अर्थवर्म देखा होगा तो उसके ऊपर ऐसे ऐसे सेगमेंट्स बने रहते हैं, राइट। तो अर्थवर्म इसमें नहीं आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें फ्लैट वाले आएंगे जितने भी हैं एनिमल्स, ओके। तो प्लेनेरिया हो गया, फ्लूक हो गया, टेप वर्म हो गया। तो आप देखो प्लेनेरिया से समझ में आ रहा है प्लेन यानी प्लेट जैसा, प्लेटीहेलमिन्थेसिस। फ्लूक से आप फ्लूट याद रखो, तो फ्लूट आपने देखा है ना, तो फ्लूट वगैरह जो बांसुरी होती है वो कैसी होती है, वो भी भाई फ्लैट होती है, ठीक है, ऐसे याद रखना है, वो भी फ्लैट है बिल्कुल। तो फ्लूक, टेप वर्म, ओके। तो टेप वर्म तो हमने देख लिया भैया, टेप वगैरह जो होता है ना तो वो भी बिल्कुल सिर्फ टेप ही तो होता है, बिल्कुल फ्लैट होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। ऐसी टेप वर्म्स भी होते हैं और इनसे रिलेटेड वर्म्स, ठीक है। तो ये बात याद रखना है आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि ये ट्रिब्लोब्लास्टिक होते हैं, यहाँ से आपको ट्रिब्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है, राइट। और इनके अंदर फ्लेम सेल्स होती हैं जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है किसमें, प्लेटीहेलमिन्थेसिस में, ठीक है। सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फाइलम हम पढ़ने वाले हैं वो है नेमाटोडा, ओके, जिसको एकीहेलमिन्थेसिस भी कहा जाता है और जिसको राउंड वॉर्म भी कहा जाता है, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो एस्कैरिस आप देख रहे हो ना, इसका एग्जाम्पल एस्कैरिस, तो ये हमारे इंटेस्टाइन में चला जाता है और बहुत सारे इन्फेक्शंस कर देता है, ओके। मेल और फीमेल इसमें अलग अलग देखने को मिलते हैं, और ये जो फीमेल होती है ना तो ये ज़्यादा लंबी और ज़्यादा राउंड देखने को मिलती है एज़ कंपेरिजन टू मेल, ओके। तो मेल में जो नेमाटोडा होते हैं ये थोड़े कम सर्कुलर शेप में होते हैं, बट फीमेल ज़्यादा होती हैं और थोड़ी सी लेंदी भी होती हैं, राइट। तो ये भी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, और भाई ये पैरासिटिक भी होते हैं, घुस जाते हैं बॉडी में भी, ठीक है, पैरासाइट की तरह। तो ये याद रखना है आपको, और ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एस्कैरिस, राइट। सेगमेंटेड होते हैं, अनसेगमेंटेड भी होते हैं, ठीक है। तो कुछ आपको सेगमेंटेड भी देखने को मिलेंगे, कुछ अनसेगमेंटेड भी देखने को मिलेंगे, फ्लैट और सिलेंड्रिकल भी होते हैं, ओके। ट्रिब्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, तो इनको हम इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं, राइट। वो भी कौन से पार्ट्स में, बायलेटरल, ओके। ऑर्गन सिस्टम जो होता है इसमें, तो इसमें हमें जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल है वो एक तरीके से ऑर्गन सिस्टम का देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप देखो ये थोड़े से कैसे आपको देखने को मिल रहे हैं, थोड़े से मोटे देखने को मिल रहे हैं फ्लैट के कंपैरिजन में, तो इनमें अब ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलने लगता है, राइट। अब आप देखो ये जो नीमाटोडा होते हैं ना, तो ये सीरोसिलिमेट क्रिएट करते हैं। अब इनके पास ना खुद के पास कोई भी बॉडी में कैविटी नहीं होती है, तो इस वजह से ये भाई अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए क्या करते हैं, सूडो बना लेते हैं। तो नेमाटोडा, तो जैसे कि कई सारे लोग ना अपना नेम चेंज कर लेते हैं, गलत नाम रख लेते हैं, ओके, फॉल्स रख लेते हैं, ऐसी नेमाटोडा ही एक ऐसा है, ओके, जिसका जो सिलोमेट है, सिलोम है, वो सूडो होता है, सूडो सिलोमेट, ठीक है, याद रखना है आपको, सूडो सिलोमेट होता है इसमें, ओके। तो इसमें जो बॉडी कैविटी होती है वो फॉल्स होती है, राइट। फीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा राउंड आपको देखने को मिलती है एज कंपेरिजन टू मेल। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कंप्लीट होता है, बट कोई भी सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता, ओके। और आप देखो प्रोटोनिरेडिया जो है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो फाउंड होता है किसमें, नेमाटोडा में, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, प्रोटोनेरिडिया, ओके, जो क्या है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है जो कहाँ पे देखने को मिलता है हमें, नेमाटोडा में, ओके। और अब देखो इसके जो एग्जांपल्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, ओके, ब्यूचेरिया। तो इसमें भी आप देखो हमारा अर्थ वॉर्म अभी तक नहीं आया, तो कहाँ से हमने वॉर्म से पढ़ना शुरू कर दिए, प्लेटीहेलमिन्थेसिस में, जिसमें कुछ वॉर्म आते हैं, ओके। फिर नेमाटोडा में पढ़ा, फिर अभी हम आगे पढ़ेंगे, राइट। तो ये बात याद रखनी है आपको, नेमाटोडा में अर्थवॉर्म नहीं आता क्योंकि भाई सेगमेंटेड चाहिए, इसमें आपको सेगमेंटेड भी मिल रहे हैं, अनसेगमेंटेड भी मिल रहे हैं, ओके। सो याद रखना है आपको। तो देखो हुक वॉर्म को क्या कहा जाता है, साइंटिफिक नेम इसका क्या है, तो एनसाइक्लोस्टोमा राउंड वॉर्म एस्कैरिस, ठीक है। तो राउंड वॉर्म एस्कैरिस, तो आप देख रहे हो थोड़े थोड़े से राउंड जैसा है ये एस्कैरिस, ओके।
तो याद रखना है आपको। व्यूचेरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको फिलेरियल वर्म भी कहा जाता है। तो आपने देखिए हाथी पाँव देखा होगा, एलिफेंटेसिस, तो कई सारे लोगों को देखा होगा आपने कि भाई इनके तो हाथी पाँव हो गया, जो पैर होता है बिल्कुल हाथी जैसा मोटा हो जाता है। ओके, कौन से वर्म के कारण होता है? तो व्यूचेरिया। ओके, तो फिलेरियसिस भी इस डिसीज़ को बोला जाता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि व्यूचेरिया जो है, जो किस में आता है? नेमाटोडा फाइलम में आता है। इसी वजह से होता है एलिफेंटिएसिस, जिसको हाथी पाँव कहा जाता है। ठीक है, तो यार बात आपको याद रखनी है। अब आप देखो हम इसको कैसे याद रखेंगे कि सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? नेमाटोडा के, राइट। तो आप यहाँ पे देखो ना, हमने पढ़ा व्यूचेरिया, ये तो आपको बिल्कुल पक्के से याद रखना है। व्यूचेरिया जिसको फिलेरियसिस वर्म के कारण ये होता है। अब आप देखो जो ये हाथी पाँव है ना, पाँव कैसा हो गया? बिल्कुल हाथी के पाँव जैसा हो गया, तो इंसान क्या होगा? ओके, वो बिल्कुल चल नहीं पाएगा। फिर वो कैसे चलेगा? स्लो चलेगा। व्यूचेरिया से आपको याद रखना है। फिर वो जो इंसान है जिसको ये प्रॉब्लम हो गई है वो स्लो चलेगा। स्लो से आपको याद रखना है सिलोनेमा, स्लो सिलोनेमा। तो एपिसिलोनेमा जो है किसका एग्जाम्पल है? नेमाटोडा का। ओके, व्यूचेरिया हमने देख लिया। और एस्कैरिस को ही राउंडवर्म कहा जाता है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और फेमस भी है एस्कैरिस। ओके, एनसाइक्लोस्टोमा हुकवर्म, तो हुकवर्म को क्या कहा जाता है? एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेट करके आप सारी चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, एस्कैरिस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। और जो एलिफेंटिएसिस होता है ये किसके कारण होता है? तो ये भी आपको याद रखना है, व्यूचेरिया के कारण, राइट। नेक्स्ट है, अब आप देखो एनीलिडा। ओके, अब देखो एनीलिडा से स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर तरीके से सेगमेंटेड बॉडी देखने में। ओके, तो आप देखो एनीलिडा जो है, यहाँ पे आपके जो एनिमल्स हैं उनमें सेगमेंटेड बॉडी देखने को मिलती है। और यहाँ पे आता है हमारा क्या? अर्थवर्म। ओके, तो अर्थवर्म से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्थवर्म कौन से किस में आता है फाइलम में, तो याद रखना है आपको एनीलिडा में। ओके, सो आप देखो ये कंप्राइजेस करता है सेगमेंटेड वर्म। कैसे होते हैं इसमें? सेगमेंटेड वर्म्स आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सब में सेगमेंट्स बना हुआ है। ओके, और जब इसकी स्टडी की जाती है ना, तो इन सेगमेंट्स को बांट दिया जाता है कि इतने से इतने सेगमेंट में ये चीज़ पाया जाता है, इतने से इतने सेगमेंट में ये पाया जाता है। ओके, तो इसमें जो फेमस इसके एग्जाम्पल्स हैं वो है अर्थवर्म, ओके, लग वॉर्म्स, रैग वॉर्म, लीचेस। तो आप देखो जो लीचेस होते हैं ना, क्योंकि ये भी सेगमेंटेड बॉडी है इनकी, और ये लीचेस ना क्या करते हैं, जैसे कि खून चूसने लगते हैं, ब्लड को सक करते हैं। ओके, और रैग वॉर्म आप यहाँ पे देख रहे हो, रैग वॉर्म, राइट, तो इसको भी आपने देखा होगा। ओके, तो ये सारे जो ना बारिश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अर्थवर्म भी बहुत ज़्यादा, लीचेस भी बहुत ज़्यादा, ठीक है, जोंक वगैरह भी। अब आप देखो इनकी बॉडी कैसी होती है? इलोंगेटेड होती है। ओके, कैसी होती है इनकी बॉडी? इलोंगेटेड होती है। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्री कैसे देखने को मिलती है? बाइलेटरल। ठीक है, ऐसे रखा, इजीली ऐसे दो पार्ट में कट कर सकते हैं। ये भी कैसे होते हैं? ट्रिब्लोब्लास्टिक होते हैं। ओके, अब आप देखो ये शो करते हैं मेटामेरिज्म की प्रोसेस, राइट। और देखो इसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ऑर्किड की तरह। तो इनमें पाया जाता है एक नेफेरिडा जो एक्ट करता है किसकी तरह? एक्सक्रेटरी सिस्टम की तरह। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अब देखो इसमें पाया जाता है एक सिटेलम, कहाँ पे? अर्थवर्म के सर के पास। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, अर्थवर्म का ये हेड है, राइट। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये क्या है? तो ये कहा जाता है इसको सिटेलम। ओके, तो जो अर्थवर्म का सर है इसके पास पाया जाता है सिटेलम, राइट, जो सिक्रिएट करता है विस्किट सैक, जिसमें ये अपने अंडों को स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। सिटेलम क्या होता है? निफ्रीडिया क्या होता है? ओके, तो निफ्रीडियम क्या होता है? तो ये एक्ट करता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह। ओके, एग्जाम्पल अभी हमने इसका देखा, तो देखो आप इसका एग्जाम्पल होता है नेरेस। ओके, अर्थवर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? पेरेटिमा। ओके, हीरोडिनेरिया। तो आप देखो ये सारे जो एग्जाम्पल है ना, जो इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनको हम कैसे याद रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखो सबसे पहले बात हो रही है किसकी? अर्थवर्म की हम बात करें। अब आप देखो अर्थवर्म जो है ना, तो भाई वो लेट लेट के चलता है, आराम आराम से, लेटा लेटा, धीरे धीरे, एनी लेटा, तो लेडा लेटा, तो बढ़िया से भैया लेट लेट के चलता है। और बारिश के टाइम ना बिन बुलाए मेहमान की तरह काम करता है, किसी के भी घर में घुस जाता है। ठीक है, कौन? अर्थवर्म। क्योंकि भाई देखो अर्थवर्म मिली मिट्टी में रहता है, मिट्टी में पानी गया, ओके, तो क्या हुआ? अर्थवर्म ये सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल के आ गए, तो ये बढ़िया से घुस जाता है किसी के घर में भी। ओके, और ये भाई ऐसे घूमता है जैसे लगता है कि फेरी वाले घूमते रहते हैं ना, ये सामान ले लो वो सामान ले लो, तो अर्थवर्म फेरी की तरह घूमता है। तो अर्थवर्म का जो साइंटिफिक नेम है वो फेरीटीमा है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और आप देखो ये जो अर्थवर्म है ना, जब किसी के घर में भी घुस जाता है बिना बुलाए, तो अपने आप को भाई हीरो ही तो समझेगा। तो अर्थवर्म एज अ हीरो, तो हीरोडिनेरिया। ठीक है, तो हीरोडिनेरिया भी किसका एग्जाम्पल है? एनीलिडा फाइलम का। ओके, अब देखो कुछ लोग ना जब अर्थवर्म को देखते हैं तो नाराज हो जाते हैं। नाराज से नाराज नेरिस, नाराज नेरिस। ओके, याद रखना है आपको। सो नेरिस, जोंक, लीच, ओके, अर्थवर्म, हीरोडिनेरिया, नेरिस, ये सब किसका एग्जाम्पल है? तो ये सब एग्जाम्पल है हमारे एनीलिडा फाइलम का। ओके, तो यहाँ पे आप हीरोडिनेरिया देख सकते हैं। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। कैसे हमने याद रखा? भैया केचुआ फेरी की तरह घूमता रहता है, तो फेरीटीमा इसका साइंटिफिक नेम है। ओके, कई लोग देख के इससे नाराज हो जाते हैं, तो नेरिस, राइट। और आप देखो ये हीरो की तरह किसी के भी भाई घर में घुस जाता है, हीरोडिनेरिया। और लीचेस और जोक तो फेमस है ही,
ठीक है। तो एनिलिडा से याद रखना है आपको, लेटा से अर्थवर्म और अर्थवर्म से रिलेटेड सारे ही अदर एग्जाम्पल आप इजिली याद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं ऑर्थ्रोपोडा के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्थ्रोपोडा, राइट। सो देखो ऑर्थ्रोपोडा जो है ना, तो ऑर्थ्रोपोडा ये लार्जेस्ट फाइलम है इनवर्टिब्रेट का। ओके, तो जो इनवर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, ओके, तो ये लार्जेस्ट फाइलम देखने को मिलता है, सबसे ज़्यादा इसी में आपको एनिमल्स देखने को मिलते हैं, चाहे वो इंसेक्ट हो, स्पाइडर हो और इनके रिलेटिव। ओके, और इसमें मेन बात क्या होती है कि इनके पास ना जॉइंटेड फीट होता है, जॉइंटेड फीट या जॉइंटेड आप लिम्फ भी कह सकते हो, इसलिए इनको ऑर्थ्रोपोडा कहा जाता है। ठीक है, तो इनके जो लिम्फ होते हैं वो कैसे होते हैं, ठीक है, जॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, जॉइंटेड होते हैं, राइट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनका जो एक्सटर्नल वगैरह होता है ना, इनका जो स्केलेटन होता है वो एक्सटर्नल होता है। ठीक है, तो इनमें जो आपको स्केलेटन देखने को मिलता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल, राइट। लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज बिलोंग टू दिस फाइलम। तो अभी हमने देखा कि भाई लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज इसमें देखने को मिलती हैं, सबसे ज़्यादा बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल होते हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है इनकी भी। ठीक है, तो एक तरीके से इनकी भी बॉडी कैसी होती है, सेगमेंट्स होते हैं इनकी बॉडी पर भी। और इनकी जो बॉडी है ना, तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड रहती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन, ओके। और हेड एंड थोरेक्स जब आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो इनको सिफेलो थोरेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो हमने बोला कि ये जो एंथ्रोपोडा होते हैं इनमें मेनली 3 पार्ट में ये डिवाइड होते हैं, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। और हेड और थोरेक्स जब आपस में जुड़ गए, इन्होंने बना दिया सिफेलोथोरेक्स। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, हेड और थोरेक्स आपस में जुड़ गए तो सिफेलोथोरेक्स इन्होंने बना दिया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, बट कैसा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, राइट। तो यही बात याद रखनी है। अब आप देखो, ये जो हमारे एंथ्रोपोडा है ना, तो इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे कि स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, बटरफ्लाई हो गया। ये जो स्कॉर्पियन है तो इसमें भाई कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होंगे बटरफ्लाई से। ओके, सो आप देखो, ये जो ऑर्थ्रोपोडा है ना, तो फर्दर इनको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। अब वैसे हमने जितने भी फाइलम पढ़े उन सबको ही डिवाइड किया गया है, बट जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए ऑर्थ्रोपोडा का, ये आपको याद रखना है। और देखो, इसमें हमें सारे ही क्लासेस नहीं पढ़ने, हमें इसमें मेन पढ़ना है क्लास इंसेक्टा, ओके, क्लास क्रस्टेशिया, क्लास अर्केनिटा। अब यहाँ पर आप देखो, ओके, जो यहाँ पे जो क्लास इंसेक्टा होता है ना, ठीक है, कौन सा क्लास, क्लास इंसेक्टा, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, कीट वर्ग कहा जाता है, जिसमें आपको कीड़े वगैरह देखने को मिलते हैं। तो कीट वर्ग में उनको रखा जाता है जिनके पास 3 पेयर लेग होते हैं, 3 पेयर लेग, यानी कि जिनके पास 6 पैर होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया ग्रास हॉपर, कॉकरोच, ठीक है, जिसको हिंदी में तिलचट्टा भी कहा जाता है, आंट, बटरफ्लाई, ओके, फ्लाई, मॉस्कीटो, बीटल्स। तो ये सब आपके इंसेक्ट में आते हैं और इनके पास 3 पेयर होने चाहिए। ठीक है, तो 3 पेयर होने चाहिए किसके, लेग के, तभी ये भाई इंसेक्ट में आएंगे। बट जो प्रॉन है, क्रैब है, ठीक है, केकड़ा वगैरह है, तो इनके पास 3 पेयर नहीं होते, इसलिए इनको कीट में नहीं रखा जाता। ठीक है, तो ये आते हैं क्लास इंसेक्टा में, याद रखना है आपको। आंट आता है, ओके, बटरफ्लाई आता है, फ्लाई आता है, मॉस्कीटो आ गया, बीटल आ गया, ग्रास हॉपर आ गया, कॉकरोच आ गया। तो मेनली हम जितने भी छोटे मोटे कीड़ों को जो हम नॉर्मल वे में देख पाते हैं, देखो हम आंट को भी देखते हैं, बटरफ्लाई को भी देखते हैं, ग्रास हॉपर को भी देखते हैं, कॉकरोचेस को देख लेते हैं कभी कभी अपने घर में, मॉस्कीटो को देखते हैं, तो ये सब आते हैं इंसेक्ट्स में। ठीक है, जो बिल्कुल जनरल जो हमने पढ़े हैं ना, तो ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने कि भाई ये क्लास इंसेक्टा में आता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि 6 क्लासेस हैं, लेकिन हमें सारे 6 के 6 नहीं पढ़नी। ओके, अब हमें याद रखना है क्लास क्रस्टेशिया। ठीक है, क्लास क्रस्टेशिया। अब देखो, क्रैब मतलब क्या होता है, केकड़ा होता है, तो केकड़ा जो है ना वो इंसेक्टा में नहीं आता। तो क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाता है कि भाई इंसेक्टा वाले में ना, यानी कि इंसेक्ट्स वाले क्लास में कौन सा इंसेक्ट नहीं है, तो आपको याद रखना है क्रैब इंसेक्ट नहीं है, आता ऑर्थ्रोपोडा में ही है, ओके, बट ये इंसेक्ट नहीं है। प्रॉन जो है ये भी इंसेक्ट में नहीं आता, ये कौन सी क्लास में आता है, क्रस्टेशिया क्लास में आता है, इतना आपको बस इसमें याद रखना है। ओके, अगला है आप देखो क्लास अर्केनिडा। अब ये जो क्लास अर्केनिडा है ना, तो इसमें आप देखो, इसमें आपका आता है स्पाइडर, स्कॉर्पियन। ओके, तो स्कॉर्पियंस आपने देखा है, स्पाइडर आपने देखा है, तो जब आप इसको देखोगे ना सही से उल्टा करके, तो आपको ये क्या दिखेगा, इसके पैर आपको कितने दिखेंगे, तो 4 पेयर लेग देखने को मिलता है, इसलिए ये इंसेक्ट में नहीं आता। इंसेक्ट की डेफिनेशन ही यही है कि उन सारे एनिमल्स को इंसेक्ट में रखा जाएगा। ओके, ऑर्थ्रोपोडा में वो होंगे भाई जिनके 3 पेयर लेग होगा, बट जो स्पाइडर होता है, स्कॉर्पियन होता है, इनके पास 4 पेयर लेग होता है। ओके, और ये कौन सी क्लास में आते हैं, क्लास अर्केनिडा। ओके, क्लास अर्केनिडा में एसएस आता है, एसएस याद रखो बस, स्कॉर्पियन और स्पाइडर। ओके, क्लास क्रस्टेशिया में आता है। अब देखो, कई लोग क्रैब जो केकड़ा होता है उसको क्रश कर देते हैं, ओके, उसको भी खा जाते हैं, तो क्रश करके खा जाते हैं, तो क्रैब प्रॉन भी खा जाते हैं क्रैब के साथ साथ। तो बस आपको याद रखना है क्रस्टेशिया, ओके, इस क्लास में आता है आपका प्रॉन और क्रैब, और इंसेक्टा में जनरल जिन्हें हम देखते हैं। ठीक है, तो ये भी आप थोड़ा सा याद कर सकते हो। डिप्लोपोडा में आता है हमारा मिलीपैड, तो देखो डिप्लोपोडा और मिलीपैड। ठीक है, बट आपको इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है क्लास इंसेक्टा, और क्लास इंसेक्टा में भाई ना प्रॉन आता है, ना क्रैब आता है, ना स्पाइडर आता है, ना स्कॉर्पियन आता है। ठीक है, तो आप इसको देखो बार बार थोड़ा सा रिवाइज करोगे ना, तो इजीली आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट फाइलम है हमारा मोलस्का के बारे में। ओके, मोलस्का। अब ये देखो मोलस्का में क्या होता है ना कि भाई ये मोलस्का जो होते हैं ना, जितने भी फाइलम, ये जो भी एनिमल्स होते हैं तो ये भाई शेल से ढके रहते हैं एक। ओके, तो याद रखना है आपको। और इनको सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, राइट। इनके पास सॉफ्ट बॉडी होती है, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेट्रिकल, सिमेट्रिकल होते हैं। ओके, कैसे इनमें बॉडी कैविटी होती है? तो सिलोमेट होती है, राइट। सॉफ्ट होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी, बॉडी में कोई सेगमेंट वगैरह देखने को नहीं मिलता, राइट। और इनकी जो बॉडी होती है ना, ये कवर होती है एक हार्ड कवरिंग, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट से। तो एक हार्ड कवरिंग से इनकी बॉडी कवर होती है, क्योंकि आप देखो ये सॉफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। तो आपने स्नेल को देखा होगा, ये कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। फिर ये जाके किसके अंदर घुस जाते हैं? अपनी जो हार्ड कवरिंग है उसके अंदर जाके घुस जाते हैं। ये इनको बचाता है, ठीक है। मान लो कभी किसी ने गलती से स्नेल पे पैर रख दिया तो इसका ये जो शेल है ना, ये टूट जाता है, राइट। तो क्या होता है? ये टूट जाता है। ओके, लेकिन बाद भी ये जो स्नेल है ना, तो ये सेव रहता है। ओके, तो ये इसको एक तरीके से प्रोटेक्शन देता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और आपने देखा भी होगा, इसमें कुछ याद करने वाला ही नहीं है। ओके, और आप देखो इसमें ना एक रेडुला एक स्ट्रक्चर होता है, किसमें? इन मोलस्का एनिमल्स में, जो इनको फीडिंग करने में काम आता है। तो ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, रेडुला किस में देखने को मिलता है? तो मोलस्का में। ओके, मोलस्का में आपको रेडुला देखने को मिलेगा, जो उनको फीडिंग करने में हेल्प करेगा। ओके, और ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, ये तो आपको याद रखना है। अब आप देखो इसका एग्जांपल है सबसे फेमस ऑक्टोपस। ओके, सबसे फेमस ऑक्टोपस है, जिसको डेविल फिश भी कहा जाता है, डेंटेलियम जिसको टस्क सेल कहा जाता है। अब देखो जो बाहर लिखे हैं ना, तो ये इसके मेनली साइंटिफिक नेम है। डोरिस जिसको सी लेमन कहा जाता है, पाइला जिसको एप्पल स्नेल कहा जाता है, और हमारा एक नॉर्मल स्नेल, राइट। तो इसके एग्जाम्पल्स भी आप देखो बहुत ईजी है, स्नेल, ऑक्टोपस, राइट। और ये हमारा क्या है? टस्क सेल है, जिसको डेंटेलियम भी कहा जाता है। तो देखो टस्क सेल है यानी कि दांत जैसा है, तो भाई डेंटेलियम। ओके, तो मोलस्का में ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑक्टोपस तो बहुत फेमस एग्जाम्पल है, डेंटेलियम, डोरिस, पाइला, स्नेल, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग मोलस्का। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फाइलम है, वो है इकाइनोडर्मेटा। अब आप देखो इकाइनोडर्मेटा जो है ना, तो इसको स्पाइनी स्किन भी कहा जाता है। स्पाइनी स्किन क्यों भाई? क्योंकि भाई इसके ऊपर कांटे जैसे लगे हैं, स्पाइंस लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हो ना स्टार फिश, तो स्टार फिश को अगर आप देखो बिल्कुल ध्यान से, तो इसमें भी स्पाइंस लगी हुई हैं, देख रहे हो ना बहुत ध्यान से। तो इसमें भी ये सारी क्या है? स्पाइंस वगैरह हैं। स्पाइनी स्किन होता है किसको? इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, राइट। अब आप देखो इसमें ना कौन सी सिमेट्री होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, 5 फोल्ड रेडियल सिमेट्री। एक्सक्लूसिवली ये मेराइन एनिमल्स होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये भी। ओके, सिलोमेट होते हैं ये भी नेचर में। तो देखो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल बनाई थी ना, तो वो आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जब आप इनके बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। फिर आप देखो जो एकाइनोडर्म्स होते हैं ना, तो ये सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होते हैं और रिलीज करते हैं अपने एग को और स्पर्म सेल को वाटर में ही, राइट। और इनका फर्टिलाइजेशन भी कैसा होता है? एक्सटर्नल होता है। रीजनरेशन पावर होती है बहुत अच्छी वाली, राइट, वेल डेवलप होती है। दे आर नोन एज स्पाइनी स्किन एनिमल। तो स्पाइनी स्किन एनिमल किसको कहा जाता है? एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखो, यहाँ पे डर्मेटा लिखा है तो डर्मेटा। ओके, तो डर्मिस हमारी स्किन, तो स्किन पे इसके क्या है? स्पाइंस वगैरह लगे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको देख रहे हो ना, सी अर्चिन को के अंदर एक वाटर का वेस्कुलर सिस्टम भी देखने को मिलता है, राइट। और फूड को अपने कैप्चर करने के लिए या लोकोमोशन करने के लिए ये यूज़ करते हैं ट्यूब फीट का। ओके, और ये जो फीट है स्टार फिश में आपको देखने को मिलता है। तो याद रखना है आपको कि एकाइनोडर्मेटा रिलेटेड है स्पाइनी स्किन वाले एनिमल से। तो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है किसका? स्टार फिश का। ओके, तो स्टार फिश से ही सारे आपको याद आ जाएंगे, स्टार फिश, राइट। अब आप देखो ये जो सी कुकुम्बर है ना, ये भी इसका एग्जाम्पल है। ओके, ब्रिटल स्टार ये भी इसका एग्जाम्पल है। क्रेनॉइड्स तो ये भी इसका एग्जाम्पल है। तो ब्रिटल स्टार, सी अर्चिन, क्रेनॉइड्स, ये सब एग्जाम्पल है किसके? एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा, ठीक है। तो आप देखो इकाइनोडर्मेटा से क्या समझ में आ रहा है कि एक की बात हो रही है, इकाइनोडर्मेटा एक की बात हो रही है, ठीक है। तो अब देखो जो स्टार फिश है ना, कैसे हमें एक एग्जाम्पल उठाना है। तो स्टार फिश है ना, तो स्टार फिश कैसे बनती है? जब हम एक के बाद एक लाइन है उससे काटते जाते हैं। हम बचपन में ऐसे तो स्टार बनाते थे, ये बन गया हमारा स्टार, बस ऐसे करते हैं, ये बन गया हमारा स्टार, ठीक है। तो एक ना एक लाइन मिलाते हैं, स्टार बन जाता है। तो एक ना एक यानी कि एक काइनो में आता है हमारा स्टार फिश। ओके, अब देखो जो ये सी कुकुम्बर है ना, तो ये मान लो ये खीरा ही है, तो खीरे को अगर हम ऐसे खड़ा कर दें तो ये भी तो वन जैसा लग रहा है, इकाइनो, इकाइनोडर्मेटा, सी कुकुम्बर, ठीक है। अब ये स्टार फिश है तो ये भी आप याद रखिए, ब्रिटल स्टार, ये भी किस में आता है? इकाइनोडर्मेटा में। सी अर्चिन, ठीक है, तो सी अर्चिन भी किस में आ गया हमारा? ओके, बहुत सारे कांटे इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो ये भी फेमस एग्जाम्पल है किसका? इकाइनोडर्मेटा का। क्रेनॉइड्स, ओके, तो ये जो क्रेनॉइड्स हैं ये भी किस में आ जाते हैं हमारे? तो ये भी हमारे आ जाते हैं किस में? इकाइनोडर्मेटा में, ठीक है। जो थोड़ा थोड़ा किसकी तरह दिख रहा है हमें? जेली फिश की तरह, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है, जेली फिश की तरह नहीं है ये। नेक्स्ट अब आप देखो हेमिकॉर्डेटा। अब कौन सा फाइलम हम देखने वाले हैं? हेमिकॉर्डेटा के बारे में। ओके, तो देखो आप हेमिकॉर्डेटा में क्या प्रेजेंट रहता है?
स्टोमोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है और यही जो स्ट्रक्चर है ना आगे जाके नोटोकॉर्ड बन जाता है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है, कॉर्ड डेटा फाइलम में। ओके, तो नोटोकॉर्ड हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में कि नोटोकॉर्ड से जाके फिर बैकबोन बनता है, इट मीन्स वर्टिब्रेट बनता है। ओके, वर्टिब्रम कॉलम वगैरह बनता है। सो जो स्टोमोकॉर्ड होता है जो किस में प्रेजेंट होता है, हेमीकॉर्डेटा में। अब देखो हेमी से समझ में आ रहा है, हेमीकॉर्डेटा कॉर्डेटा नहीं है, ये हेमी है, उसका आधा है। ओके, तो स्टोमकॉर्ड आगे जाके क्या बना देता है, नोटोकॉर्ड बनाता है, जो आगे हमें कॉर्डेटा में देखने को मिलेगा अभी। ओके, और अब देखो इनकी जो बॉडी होती है वो भी कैसी होती है, सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ओके, प्रोपोसिस एक पाया जाता है इसमें, ठीक है, तो ये है प्रोपोसिस। एक कॉलर और एक लॉन्ग ट्रंक होता है, एक कॉलर और एक ट्रंक होता है, तो प्रोपोसिस, कॉलर और ट्रंक इसमें आपको देखने को मिलता है। ओके, गिल्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, सर्कुलेशन इसका ओपन टाइप होता है। प्रोपोसिस ग्लैंड जो है जो वर्क करते हैं एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह। ओके, तो ये उत्सर्जन अंग की तरह काम करता है। कौन सा ग्लैंड, तो प्रोबेशियस ग्लैंड, जिसको सून ग्रंथि भी कहा गया है, राइट। तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है एग्जाम में कि प्रोबेशियस ग्लैंड जो है किस में देखने को मिलता है, तो आपको याद रखना है हेमीकॉर्डेटा में, ठीक है। और इसके दो एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एक तो आपका बाला नोगेलेसिस और सेकेलोग्लोसिस, राइट। तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, बाला और सेकेलोग्लोसिस। ओके, सो ये दोनों ही एग्जाम्पल आप कैसे याद रखोगे, बाला नोगोलिसिस और सेकेलोग्लोसिस। ओके, तो आप देखो हेमीकॉर्डेटा लिख रहे हो, तो हेमीकॉर्डेटा को आप रिलेट कर दो भाई, हेमीकॉर्डेटा हमारी कार, हेमी कार हेमीकॉर्डेटा। ओके, तो आप इसको रिलेट कर दो हमारी कार। ओके, तो आप देखो आप क्या कह रहे हो ना भाई, हमारी कार ना कोई भी बालक नहीं चलाएगा, या बाल नो। ओके, तो हमारी कार कोई भी बाल नो नहीं चलाएगा, बालक नहीं चलाएगा यानी कि बच्चा, तो बाल नोगोलिसिस हो जाएगा। भाई कोई भी साइको नहीं चलाएगा, तो हमारी कार यानी कि हेमी कार हेमीकॉर्डेटा, कौन नहीं चलाएगा, कोई भी बालक नहीं चलाएगा। ओके, और कोई भी साइको नहीं चलाएगा, तो सैकोलोसस, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा रिलेट करके आप इसको इजीली ये दोनों एग्जांपल याद कर सकते हो, बालोनोग्लोसिस और सेकेलोग्लोसिस, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और यही आपसे मेनली ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉर्डेटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट फाइलम है, राइट, जिसके अंदर हम लोग आते हैं। अब आप देखो जो ये कॉर्डेटा है ना, ये लार्ज फाइलम है, ये भी एनिमल्स का, दैट इंक्लूड्स द नोटोकॉर्ड। तो ये सबसे बड़ा ये भी फाइलम है जो नोटोकॉर्ड अपने साथ कंसिस्ट करते हैं, यानी कि जिनके पास वर्टिब्रेट होता है। ओके, और सिर्फ कॉर्डेटा ही ऐसे जिनके पास वर्टिब्रेट होता है, राइट। अब आप देखो नर्व कॉर्ड और पोस्ट सेल देखने को मिलता है इसमें, ठीक है। तो कई सारे जो कॉर्डेटा होते हैं उनमें आपको नर्व कॉर्ड, पोस्ट सेल भी देखने को मिलेगा, राइट। और आप देखो ये जो कॉर्डेटा है ना, तो इनको ना कई सारे उसमें भी डिवाइड किया गया है, कई सारे पार्ट्स में भी। तो जिसमें आप देखो हम देखते हैं ऑर्थ्रोपोडा, फिश को देखते हैं, एम्फीबिया को देखते हैं, रेप्टाइल्स को देखते हैं, राइट, रेप्टाइल्स को देखते हैं, एप्स को देखते हैं, मैमल्स को देखते हैं, जिसमें हम लोग आते हैं। अब आप देखो ये जो कॉर्डेटा है ना, जिसमें क्या आते हैं, जिनके पास नोटोकॉर्ड होता है। अब आप देखो जो मेढक है ना, वो क्या है, एक कॉर्डेटा है, बट क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारी तरह सिमिलर है, भाई बिल्कुल नहीं है। तो जब सिमिलर हमारी तरह प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनको फिर फर्दर डिवाइड किया गया, ठीक है। तो इन कॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड किया गया, तो इनको डिवाइड किया गया किसमें, एंथ्रोपोडा में, फिश में, एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैमल्स में डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉर्डेटा में फिशेस के बारे में, जिसको पाइसेस भी कहा जाता है, मीन मत्स्य। ओके, अब आप देखो जो हमारी मछलियाँ होती हैं, तो हम सभी जानते हैं बिल्कुल इसके जनरल जो फीचर्स होते हैं कि स्किन्स कैसी होती है, भाई पानी में रहते हैं तो मॉइस्ट होती है। ओके, इनके ऊपर भी हमें स्केल्स देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है इनका गिल्स के थ्रू होता है, लोकोमोशन होता है इनका फिन्स के थ्रू। ओके, हर्ट इनका कितना होता है, तो हर्ट इनका 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है, ठीक है। तो फिश का 2 चैम्बर्ड हर्ट होता है। बॉडी इसकी स्ट्रीमलाइन होती है। सेंस ऑर्गन जो होते हैं वो फंक्शनल होते हैं सिर्फ और सिर्फ पानी में। कहते हैं ना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो भाई जब पानी से निकाल दोगे, ओके, तो वो पूरी तरीके से डेड हो जाएगी, कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो फंक्शनल तभी तक है जब तक वाटर में है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि सेंस ऑर्गन्स आर फंक्शनल इन वाटर। ओके, किसके, जो मछलियाँ होती हैं उनके। अब आप देखो शार्क जो है, जो एक कार्टिलेजियस फिश है। तो देखो कुछ फिश होती हैं जो बोनी फिश होती हैं, कुछ जो होती हैं जो जिसमें कार्टिलेज वगैरह होता है। तो ये आप एक पॉइंट आप याद रखो, जो शार्क होती है वो कार्टिलेजियस फिश होती है, और रोहू और कतला जो बहुत ही फेमस ईटेबल फिशेज है जिनको लोग खाते भी हैं, तो इनमें बोनी फिश होता है, रोहू और कतला, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप देखो मछलियों का, लेबियो, ओके, डॉग फिश जिसको शार्क भी कहा जाता है, गैम्बूसिया, कैट फिश, ठीक है। तो आप देखो इसका फेस बिल्कुल कैट जैसा है। गम्बूशिया, तो देखो ये जो गम्बूशिया है ना, तो इनको पानी में छोड़ा जाता है मच्छर वगैरह को मारने के लिए, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो गम्बूशिया फिश है इनका यूज़ किया जाता है मच्छर वगैरह, मॉस्किटो वगैरह को मारने के लिए पानी में, राइट। तो पीसेस में, पाइसेस में, मीन में कौन कौन से आते हैं, लेबियो जिसको इंडियन कार्प कहा जाता है, सी हॉर्स, डॉग फिश, शार्क, कैट फिश, गम्बूशिया। तो देखो आपसे ना क्वेश्चन एक पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सी हॉर्स है, ठीक है, तो वो क्या है, तो सी हॉर्स क्या है, तो समुद्री घोड़ा क्या है। तो आपको याद रखना है समुद्री घोड़ा क्या है, एक भाई मछली में आता है, समुद्र की घोड़ा। तो समुद्र से समझ जा भाई, समुद्र की बात हो रही है, ओके। तो घोड़ा नहीं, तो ये भाई मछली ही है। तो समुद्री घोड़ा मछली में आता है, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिया जाता है, पूछा जाता है
कि भाई इसमें से कौन सी मछली है, इसमें से कौन सी मछली नहीं है। अब जैसे हम वेल के बारे में पढ़ते हैं, वेल हमारा मैमल में आता है, वो फिशेस में नहीं आता, ठीक है। तो ये बात आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है, राइट। सो अगला आप देखो, दूसरा हम पढ़ते हैं इसका एम्फीबियन। पहला हमने देखा इंपॉर्टेंट इसमें बांटा, क्वाड्रेटा को मीन में बांटा, मछली में बांटा। फिर हम देखते हैं एम्फीबियन, जिसको उभयचर भी कहा जाता है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये वो सारे एनिमल्स होते हैं भाई जो लैंड पे भी रह सके और वाटर में भी रह सके, ओके। सो दे लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर, तो उसको कहा जाता है एम्फीबियन एनिमल्स, राइट। तो सेमी एक्वेटिक होते हैं। अब देखो ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, राइट। स्किन इनकी भी सॉफ्ट होती है, मॉइस्ट होते हैं, ग्लैंडुलर होते हैं, पिगमेंट सेल्स आर प्रेजेंट, राइट। तो इनके अंदर ऊपर पिगमेंट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो देख रहे हो आप, मेढक कभी आपको येलो देखने को मिलता है बारिश में बड़े बड़े, कभी आपको ग्रीन देखने को मिलता है, कभी डार्क ग्रीन देखने को मिलता है, ओके। तो पिगमेंट सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्रोमेटोफोर्स कहा जाता है, ठीक है। अब आप देखो जो इनका एक्सोस्केलेटन है वो प्रेजेंट होता है इनके अंदर। तो एक्सोस्केलेटन हमें देखने को मिलता है। रेस्पिरेशन जो होता है वो भी हमें देखने को मिलता है। तो रेस्पिरेशन ये किसके थ्रू करते हैं, लंग्स के थ्रू करते हैं, स्किन के थ्रू करते हैं, माउथ लाइनिंग के थ्रू करते हैं, ओके। और ये जो टंग है ना, तो ये कैसा बना रहता है, प्रोट्रूसेबल। अब प्रोट्रूसेबल मतलब कि ये इसको खींच के बड़ा कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा ना, इसकी मेढक की जो टंग होती है तो उसको देखा होगा ये अजीब सी होती है, फट से अपने जो इसका शिकार होता है उसको फट से कैच कर लेता है, ठीक है। तो कैसी होती है, प्रोट्रूसेबल होती है। द हर्ट इज 3 चैम्बर, तो हर्ट इसका 3 चैम्बर होता है, हैविंग 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल। इसलिए हर्ट कैसा होता है, इसका 3 चैम्बर होता है, ओके। लार्वा जो होता है एक टैडपोल है। तो लार्वा हमने पढ़ा है ना किसमें, तो लार्वा आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो देखो लार्वा आपने पढ़ा होगा फ्रॉग के प्रोसेस में, ठीक है, जो इसमें फ्रॉग में मेटामॉर्फोसिस होता है ना। तो लार्वा जो होता है वो एक टैडपोल होता है, ओके। दैट मेटामॉर्फोसिस इनटू एन अडल्ट, जो आगे चल के जब इनका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है तो यही अडल्ट बन जाते हैं, ओके। तो टैडपोल हमने मेनली किसका पढ़ा है, तो टैडपोल वगैरह हम पढ़ते हैं ना किसका, मेढक का, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल आप देखो इसके क्या क्या हैं, सायरन, हाइला, फ्रॉग, टोड, ओके। तो आप देखो टोड किसका ही एक तरीके से स्पीसीज़ है, तो ये मेढक की है, राइट। तो टोड और फ्रॉग वगैरह किस में आ जाते हैं, हमारे एम्फीबियन में आ जाता है। फिर आप देखो बचता है हमारा हाइला, ओके, एम्फीबियन हाइला। अब देखो अगर आप इस एनिमल को देखोगे और कहोगे अरे यार ये तो पानी में भी तैर लेता है, ये तो ज़मीन पे भी चल लेता है, आइला। तो हाइला होता है हमारा एम्फीबियन, ओके। सायरन, अब आप देखो सायरन की तरह ये आवाज़ करते रहते हैं जब बारिश होती है। तो सायरन, हाइला, फ्रॉग, टोड, ओके, ये एम्फीबियन के एग्जाम्पल हैं जो बहुत ईजिली आपको याद हो गया होगा, ओके। अब आप देखो, अब हम पढ़ते हैं रेप्टाइल्स के बारे में। इसमें हमारा क्या आता है, स्नेक आता है, रेप्टाइल्स, ओके। अब आप देखो ये मतलब देखा जाए तो आमतौर पर ये टेरेस्ट्रियल ही होते हैं, स्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखो रेप्टाइल्स उनको कहा जाता है ना जो क्रीपिंग करते हैं, ओके, रेंगते हैं, जो बिल्ग खोदते हैं, जो क्रॉल वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इनको कहा जाता है कि ये क्या है, रेप्टाइल्स हैं, ओके। तो जो क्रॉल करेंगे, क्रीप करेंगे, जो अपना बिल खोदेंगे, तो इनको क्या बोला जाता है कि भाई ये हमारे क्या है, सरीसृप में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं, ओके। और आप देखो ये मोस्टली ना कार्निवोरस होते हैं, यानी कि मांसाहारी होते हैं, एयर ब्रीथिंग, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ना अपने आप को चेंज नहीं कर पाते, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओविपेरस होते हैं, टेट्रापोडल होते हैं। टेट्रापोडल मतलब क्या हो गया कि भाई मेनली इनके 4 पैर देखने को मिलते हैं, ओके। स्किन होती है ड्राई होती है, कॉर्निफाइड और डिवॉइड ऑफ ग्लैंड, यानी कि कोई ग्लैंड नहीं, ओके। रेस्पिरेशन होता है इनके लंग्स के थ्रू आउट द लाइफ। और इनका जो हर्ट होता है ना वो 3 चैम्बर्ड हर्ट होता है, एक्सेप्शन क्रोकोडाइल। तो देखो आप क्रोकोडाइल भी ना रेप्टाइल्स के अंदर ही आता है। तो जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं सबके जो हर्ट होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होता है, बट जो क्रोकोडाइल होता है ना इसका 3 चैम्बर्ड हर्ट नहीं होता, ओके। कोई भी इसमें आपको लार्वा वार्वा की स्टेज देखने को नहीं मिलती है, जो अभी हमने पीछे पढ़ी थी, राइट। एग्जाम्पल आप इसको देखो, टॉर्टोटाइस, टर्टल, स्नेक, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, ओके, कैमिलियन एक्सेट्रा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, रेप्टीलिया के। तो रेप्टीलिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो सभी 3 चैम्बर्ड होते हैं, बट एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, ओके। अब नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं एव्स के बारे में, यानी कि पक्षी, ओके। सो अब देखो पक्षी जो होते हैं ना, तो जो इनकी बोन्स होती है अंदर से खाली होती हैं। तो अगर इनकी बोन्स अंदर से खाली नहीं होगी तो ये उड़ कैसे पाएंगे, ज़मीन पे रह जाएंगे, ओके। तो हर एक जो ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ पे उसमें अलग अलग फीचर्स दिए हैं गॉड ने। अब देखो जैसे कि हमारा क्या हो गया, बर्ड हो गया, तो बर्ड है जो उड़ सकता है, राइट। सो आप देखो एयर ब्रीथिंग, ओविपेरस, और ये वार्म ब्लडेड एनिमल है, बाईपेडल है, यानी कि 2 पैर होते हैं इसके, ओके। और सबसे मेन चीज़ ये क्या है, एक वार्म ब्लडेड है, ठीक है। तो जो ह्यूमंस होते हैं वो भी वार्म ब्लडेड होते हैं, और ह्यूमन लव करते हैं बर्ड्स को, तो भाई बर्ड्स भी उनके साथ साथ क्या हो गई, ये भी इनके साथ साथ क्या हो गई, ये हो गई वार्म ब्लडेड, ओके। तो ध्यान रखना है, ध्यान रखना है आपको कि दोनों ही वार्म ब्लडेड हो गई। फैदर जो है वो इनकी बॉडी पे आपको देखने को मिलेगा। सो फैदर्स इज सीन इन देयर बॉडी। 4 लिम्ब यानी कि अग्रपाद आर मॉडिफाइड एज विंग। तो आप देखो इनके पास 4 लिम्स हुआ करते थे पहले, अब जो मॉडिफाई होके क्या बन गए, विंग्स बन गए, जिनकी हेल्प से ये उड़ते हैं। डू नॉट हैव टीथ इंस्टेड,
हैव बीक, ओके। तो इनके पास कोई भी दांत नहीं होता सिवाय एक चोंच के अलावा। 4 चैम्बर हर्ट होता है इनमें। तो देखो जो हमारे पक्षी होते हैं इनमें भी 4 चैम्बर हर्ट होता है, ओके। लंग्स जो होता है प्रेजेंट होता है रेस्पिरेशन के लिए। जो यूरिनरी ब्लडर है ना, ओके, यूरिनरी, ओके, एंड जो यूरिनरी ब्लैडर है ना वो एब्सेंट रहता है। 1 ओवरी इज फाउंड इन द फीमेल इंडिविजुअल। बोन्स आर हॉलो, जिनको न्यूमेटिक बोन्स भी कहा जाता है। तो आप देखो जितने भी पक्षी वगैरह होते हैं, क्रो जिसका साइंटिफिक नेम है कॉर्पस, ओके, इम्यू, कीवी, पिकॉक, स्पैरो एक्सेट्रा, ओके। तो ये सारे ही आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं किसके, पक्षी के। और अब देखो ऑस्ट्रिच को कहा जाता है ना कि लार्जेस्ट पक्षी है, ओके। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं एप्स से रिलेटेड, और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स देख के भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट इनके कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इजीली आप फाइंड कर लोगे कि हाँ ये एप्स की बात कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम पढ़ते हैं मैमल्स के बारे में, स्तनधारी के बारे में। अब देखो जो ये मैमल्स होते हैं ना, जैसे कि हम लोग हो गए और हमारी तरह एनिमल्स हो गए, ओके, तो ये मोस्टली टेरिस्ट्रियल होते हैं, ओके। एयर ब्रीदिंग, सांस लेते हैं बढ़िया से, वार्म ब्लडेड होते हैं, विवीपेरस होते हैं, वर्टिब्रेट होते हैं, ठीक है। तो विवीपेरस वर्टिब्रेट्स होते हैं, इट मीन्स ये मेनली बच्चों को जन्म देते हैं, राइट। और इनकी बॉडी पे ना क्या प्रेजेंट रहता है, तो इनकी बॉडी पे हेयर प्रेजेंट रहता है, ओके। तो मैमल जो एक हो गया, अब खुद अपने आप को हम एग्जांपल लेके देख सकते हैं, ओके। विवीपेरस हो गए, ओके, प्रेजेंस होता है हेयर का। तो ये सारे मैमल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके। जो स्किन है ये कंटेन करती है स्वेट को, और सेबेकेशियस ग्लैंड भी होता है, राइट। और जो फीमेल्स होती हैं उनमें मेमरी ग्लैंड होता है। 4 चैम्बर हर्ट होता है, किसमें, हम मैमल्स में कितना हर्ट होता है, 4 चैम्बर हर्ट होता है, राइट, ओके। सो देखो ये जो मैमेलिया है, स्तनधारी है ना, तो इनको भी 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया गया है। एक है प्रोथेरिया, ओके, जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हैं, आदिम सरीसृप हैं, ओके। और इनको एग लेइंग मैमल्स भी कहा जाता है, यानी कि इनको आदिम सरीसृप इसलिए कहा जाता है कि पहले ये सरीसृप की तरह थे, रेप्टाइल्स की तरह थे, इसलिए ये अभी भी क्या है, एग लेइंग मैमल्स हैं, जो अभी भी अंडे देते हैं, राइट। जैसे कि आपका हो गया प्लेटिपस, जिसको डकबिल भी कहा जाता है, और एकार्डिना। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटिपस, एकार्डिना, ठीक है। तो प्रोथेरिया जो अंडे देते हैं बट मैमल्स में आते हैं, ओके। तो ये एक्सेप्शन आपको याद रखना है, एक्सेप्शन नहीं है बट ये सब क्लासेस है, राइट। तो प्लेटिपस और एकार्डिना, प्लेटिपस और एकार्डिना, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो मेटाथेरिया, और ये जो मेटाथेरिया में आते हैं ये पाउच्ड एनिमल्स होते हैं, ओके। पाउच्ड एनिमल्स यानी कि थैलादार, राइट। तो इनके पास क्या होता है, पाउच होता है इन एनिमल्स के पास, जिसको मार्सुपियम कहा जाता है। और इनके जो यंगमन होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमेच्योर स्टेज पे होते हैं, और इनके पाउच में ही वो रहते हैं जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, ठीक है। तो आपने देखा होगा कंगारू, कोला वगैरह, ओके। तो कंगारू, कोला ये आते हैं हमारा मैमेलिया का जो सब क्लास हमने किया, किसमें, मेटाथेरिया में, मेटाथेरिया, ओके। और मार्सपियम, तो इनका जो पाउच होता है इसको मार्सपियम कहा जाता है। लास्ट हमारा आ जाता है यूथेरिया, ओके, जिसमें हायर विवीपोरस जो एनिमल्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं वो आते हैं, जैसे कि ह्यूमंस हो गए, ओके। तो इनमें जो फीटस होता है वो वेल डेवलप होता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमने सब क्लास 3 कौन से पढ़े, मैमल्स का भी, तो प्रोथेरिया, मेथेरिया और यूथेरिया, ओके। जो विवीपेरस एनिमल्स हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनकी बात की गई है। तो प्रोथेरिया में बात की गई, तो आप ऐसे याद रखो, प्रोथेरिया लिखा ना, प्रो यानी कि जो प्रिमिटिव हैं, पुराने हैं, जो पुराने सरीसृप हैं, ओके, जो थोड़ा सा उनमें डेवलपमेंट हुआ बट वो मैमल्स में आ जाते हैं, बट वो अभी भी एग देते हैं, तो प्लेटिपस और डकबिल, ओके। दूसरा हमने पढ़ा मेटाथेरिया, ठीक है। तो थेरिया से थैला याद रखो, मेटाथेरिया, तो एम से मार्सपियम, ओके, जो पाउच वगैरह होता है, जैसे कि कैंगरू और कोला। और दूसरा होता है यूथेरिया, जिसमें कौन से एनिमल्स आते हैं, विवीपेरस एनिमल्स आते हैं, जैसे कि हम लोग, राइट। तो आप देखो इसके एग्जाम्पल जो मैमल्स होते हैं जनरली वो होते हैं रैट, कैट, डॉग, डियर, मंकी, एप्स, बैट, ओके। एप्स मतलब क्या हो गया, मंकी वगैरह, वेल्स, डॉल्फिन, ह्यूमन, ब्लू वेल, ओके। और देखो जो ब्लू वेल है ना, ये लार्जेस्ट मैमल है। तो ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, तो लार्जेस्ट मैमल कौन सा है, ब्लू वेल है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। आप देखो एनिमल किंगडम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने पढ़ लिया है, और PYQ जो आपके पूछे गए हैं, अब हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, ओके। और जो भी मैंने आपको छोटी मोटी डिटेल्स भी बताई हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ओके। तो देखो आप इतना भी टफ ये चैप्टर नहीं है, अगर आप इसको थोड़ा सा अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग पढ़ो, क्योंकि बहुत डीप है, बट हमें उतना ही पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, फिर आपको बहुत ईजी समझ भी हो जाएगा इसका एनिमल किंगडम का, और याद भी रहेगा। सो आप देखो पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हम देखते हैं। तो पहला आपसे क्वेश्चन है, प्रोबिशियस ग्लैंड फॉर एक्सक्रिएशन इज प्रेजेंट इन द फाइलम, संघ में मौजूद उत्सर्जन के लिए सूढ़ ग्रंथि, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था ना, तो देखो जो ये प्रोबिशियस ग्लैंड है ये प्रेजेंट है हमारा किसमें, हेमिकॉर्डेटा में, ओके। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हेमिकॉर्डेटा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। तो हमने पढ़ा था हेमिकॉर्डेटा में, राइट। नेक्स्ट आप देखो, व्हाट डज हर्पेटोलॉजी डील्स विद। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि सरीसृप विज्ञान किससे संबंधित है। क्रोकोडाइल्स हैव अ टेस्ट चैम्बर्ड हार्ट। अब आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि क्रोकोडाइल्स जो होते हैं, ओके, यानी कि मगरमच्छ, उनका कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो आप देखो क्रोकोडाइल्स आते हैं रेप्टाइल्स में, बट ये होते हैं एक्सेप्शन, तो इनमें 4 चैम्बर्ड होता है,
वैसे कितना होता है 3 चैम्बर, तो 4, सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज स्नेल बिलोंग टू फाइलम। अब आप देखो स्नेल पूछा है कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। स्नेल के ऊपर एक मुलायम सी क्या होती है, आपको याद रखना है कि स्नेल जो होते हैं मुलायम होते हैं और इनके ऊपर इनको कवर करने के लिए क्या होता है, इनको कवर करने के लिए एक हार्ड शेल होता है। तो क्योंकि ये मुलायम होते हैं तो मुलायम से मोलस्का, ओके तो कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं, मोलस्का, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ऑक्टोपस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो ऑक्टोपस किसका एग्जाम्पल है, तो ऑक्टोपस हमने पढ़ा था ना, तो ये भी किसका है, मोलस्का का ही, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अमंग द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी विच वन कैटेगरी occupy the highest place in the taxonomic hierarchy as compared to the remaining 3। ओके सो आप देखो हमने पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था कि किंग, ओके हमने क्या पढ़ा था, किंग प्लीज, ओके किंग प्लीज केम ओवर। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जितने भी आपको ऑप्शन में दिए गए ना, तो सबसे ऊपर की हाईएस्ट कैटेगरी में कौन सा आएगा, ठीक है। तो के से किंगडम हमने पढ़ा, पी से फाइलम पढ़ा, सी से क्लास पढ़ा, ओ से ऑर्डर पढ़ा। तो आप देखो किंग है क्या, किंग तो है ही नहीं, ओके प्लीज यानी कि फाइलम है क्या, प्लीज यानी कि पी मतलब फाइलम, केम यानी कि सी, क्लास भी नहीं है, ओ यानी कि ऑर्डर, ऑर्डर है क्या, ओके सो ऑर्डर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन, ओके सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम कंसिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जगत में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मोनेरा में देखने को मिलती है, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द जीनस टू विच ह्यूमन बिलोंग। वो जीनस बताओ जिससे ह्यूमन बिलोंग करता है। तो देखो ह्यूमन बिलोंग करता है होमो, जीनस क्या है ह्यूमंस का, होमो है, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो अब देखो जो साइंटिफिक नेम है ह्यूमंस का वो क्या है, होमो सैपियंस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज फाउंडेड बाय। तो द्विपद नामकरण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो किसने की थी, लाइनस ने, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कार्ल लाइनस, ओके बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को इन्होंने फाउंड किया था। नेक्स्ट इज प्रॉन बिलोंग्स टू डैश स्पीसीज। अब आपसे प्रॉन पूछा है कि कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है। तो देखो प्रॉन यानी कि ऑर्थ्रोपोडा, राइट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज स्पाइडर बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स। अब स्पाइडर कौन सी क्लास ऑफ एनिमल से बिलोंग करता है। सो आप देखो यहाँ पे क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है क्लास के बारे में, ठीक है, फाइलम नहीं पूछा, राइट। तो फाइलम होगा तो ऑर्थ्रोपोडा आ जाएगा, बट यहाँ पे क्लास पूछा है तो कौन सी क्लास में हमने पढ़ा, आर्केनाइट्स, राइट, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट स्पीसीज डू स्पंजेस बिलोंग टू। अब स्पंज किस में बिलोंग करते हैं भाई, स्पंज यानी कि उसमें है पोर्स, तो पोर्स यानी कि पॉलीफेरा, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेसोग्लिया। अब आपसे पूछा है कि भाई इसमें से मेसोग्लिया बताओ किस में पाया जाता है, ओके तो टीनोफोरा में, ऑर्थ्रोपोडा में, मैमल्स में कि पॉलीफेरा में। अब आप देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, मेसोगिलिया की। तो मेसोगिलिया पाया जाता है टीनोफोरा में। हमने मेसोगिलिया पढ़ा था ना कि मेसोगिलिया आगे क्या बन जाता है ये, तो ये मेसोगिलिया आगे मेसोडम बन जाता है, ओके किसमें, प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, टीनोफोरा, ओके राइट तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आप देखो वर्टिब्रेट्स बिलोंग टू द फाइलम। अब जो वर्टिब्रेट होते हैं तो ये कौन सी फाइलम में बिलोंग करते हैं, तो आप देखो सिर्फ और सिर्फ इसमें कॉर्डेटा में जिसमें हम लोग आते हैं उसी में हमें वर्टिब्रेट्स यानी कि बैकबोन देखने को मिलती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्शिपल। तो मार्शिपल्स की विशेषता क्या है, तो आप देखो हमने मार्शिपल्स पढ़ा था, मार्शपियम। तो मार्शपियम क्या होता है कि वो सारे एनिमल्स जो आते तो है मैमल्स में, ओके बट जब ये अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो एक पाउच में जन्म देते हैं, जैसे कि कोला और हमारा कैंगरू, राइट। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि दे कैरी यंग वंस इन पाउचेस, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेली फिश आर एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फाइलम। तो आपसे पूछा कि जो जेली फिश होते हैं वो कौन से फाइलम के एग्जाम्पल है। तो देखो जेली फिश हमने पढ़ा था ना कि जो जेली फिश होती हैं, ओके तो एक तरीके से वो क्या है, सीली हुई है, क्यों भाई, तभी तो फिसल जाती है जेली की तरह। तो जेली क्या है, सीला हुआ, तो सिलेंट्रेटा, और सिलेंट्रेटा को और हम क्या कहते हैं, तो सिलेंट्रेटा को और हम नाइडेरिया भी कहते हैं, सो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, सो फाइलम निडेरिया, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन हाइड्रा। तो हाइड्रा में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, तो हाइड्रा में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और किसके थ्रू, बर्डिंग के थ्रू, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज अ ग्रुप ऑफ फिश कॉल्ड। तो जो ग्रुप होता है फिश का उसको क्या कहा जाता है, तो उसको आपका कहा जाता है क्या, स्कूल, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज मैमल। तो इनमें से कौन सा एक मैमल है, शार्क है, टर्टल है, वेल है कि सी हॉर्स है। अब आप देखो शार्क क्या है, एक फिश में आती है, ओके टर्टल भी हमारा मैमल नहीं है, वेल की बात हो रही है, सी हॉर्स की बात हो रही है, ओके सो जो वेल है हमारा ये मैमल में, और ब्लू वेल है ये लार्जेस्ट मैमल है, ओके सो याद रखना है आपको, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि विच इज द लार्जेस्ट सी बर्ड विद द लॉन्गेस्ट विंग स्पैन। तो लार्जेस्ट सी बर्ड आप बताओ, ओके राइट
जो लॉन्गेस्ट जिसका विंग स्पैन है, तो आपको याद रखना है वेंडरिंग एल्बेट्रॉस। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबे पंखों वाला सबसे बड़ा समुद्री पक्षी है? तो वेंडरिंग एल्बेट्रॉस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। रेड वर्म्स हैव देयर स्ट्रक्चर नेम डैश विच हेल्प्स देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड। ओके, तो रेड वर्म के पास ना एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी हेल्प से वो अपने फूड को ग्राइंड कर सकती हैं। तो आपको बताना है क्या होता है। ओके, तो देखो जो रेड वर्म्स होती है ना, तो उनके पास गिजार्ड होता है। तो देखो अपने फूड को जब ग्राइंड करेंगी गिज गिज आवाज आएगी, गिजार्ड, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना, तो वो आपको मोलस्का में भी देखने को मिलता है और एर्थ्रोपोडा में भी। ओके, तो यहाँ पे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जिसमें कोई ब्लड वेजल्स नहीं होती हैं। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। तो करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका हो जाएगा मोलस्का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज मोलस्का हैव अ सैंड लाइक पीलिंग ऑर्गन ऑन देयर माउथ विच इज कॉल्ड। अब मोलस्का के मुंह पर रेती के समान छीलने वाला एक अंग होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रेड्यूला। ओके, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, और ये हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट इज द ग्रास हॉपर ईयर आर लोकेटेड ऑन द। अब जो टिड्डा होता है ना, तो कभी आपने उसको ध्यान से देखा होगा, तो उसकी कहाँ लोकेटेड होती हैं आंखें? तो लोकेटेड होती हैं कहाँ पे उसकी आंखें? लेग्स के पास, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो टिड्डा के जो कान है उसके जो लेग्स होते हैं वहाँ पर स्थित होते हैं, वहाँ पर लोकेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्नेक, टर्टल, ओके, लिजार्ड, क्रोकोडाइल फॉल्स अंडर द विच कैटेगरी ऑफ एनिमल। अब स्नेक हो गया, टर्टल हो गया, लिजार्ड हो गया, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? तो ये आता है आपका रेप्टाइल्स में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेट। अब आपसे पूछा है कि जो एनिमल फाइलम कॉर्डेट में बिलोंग करते हैं, कौन सी बात इसमें से सही नहीं है? ओके, सो आप देखो सबसे पहले लिखा है नोटोकॉर्ड। तो क्या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है जो कॉर्डेट में आते हैं? बिल्कुल प्रेजेंट रहता है, ये हमने पढ़ा था। सेकेंड ऑप्शन आप देखो फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स। अब इसका मतलब ये हो गया कि फेरिंगियल गिल्स। सो देखो फेरिंगियल गिल स्लिट्स जो है वो कॉर्डेट में पाए जाते हैं। तो ये ओपनिंग्स होती हैं बिटवीन फेरिंग और आउटसाइड के बीच में। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये क्या है, फेरिंगियल गिल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं किसमें? कॉर्डेटा में। नेक्स्ट है हर्ट इज डॉर्सल। तो हर्ट की तो बात हमने करी नहीं स्टार्टिंग में, फीचर्स की जो मेन होता है। हर्ट तो हमने बाद में, हर्ट तो बहुत ज़्यादा बाद में आया। ओके, नेक्स्ट है अपोस्ट अनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट। तो कॉर्डेटा में एक टेल भी पाया जाता है, ठीक है। तो हाँ भाई, कॉर्डेटा जो होते हैं उनमें टेल भी होता है, राइट। तो अब आप देखो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है, राइट। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल्स भी होता है। हर्ट, भाई हर्ट की तो हमने बात नहीं करी, हर्ट तो बाद में आया। अपोस्ट अनल पार्ट जो है प्रेजेंट रहता है, बिल्कुल सही, राइट। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। सो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। जो पूछा गया है कि नॉट होल्ड ट्रू फॉर एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेट, राइट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज बीइंग अ हायर कैटेगरी इज द असेंबलीज ऑफ फैमिली विच एग्जिबिट अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर। ओके, तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि एक उच्च श्रेणी होने के कारण परिवारों का समूह है जो कुछ समान लक्षणों को प्रदर्शित करता है। ओके, सो देखो मैंने आपको बताया था कि किंगडम को क्लासीफाई करते हैं फाइलम में, फाइलम को क्लास में, क्लास को ऑर्डर में। ओके, तो जैसे जैसे हम हर एक स्टेप में डाउन जाते हैं नीचे की तरफ, तो क्लासिफिकेशन जो होता है ना वो डिवाइड हो जाता है ऑर्गेनिजम्स का और ज़्यादा में, ठीक है। तो और ज़्यादा वो डिवाइड हो जाता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं और स्पेसिफिक ग्रुप्स बन जाते हैं, राइट। सो देखो जो ऑर्डर होता है ना, तो ये टैक्सोनॉमी का एक कैटेगरी है जो शो करता है हमें ग्रुप फैमिली दैट एग्जिबिट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, राइट। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑर्डर। तो ऑर्डर जो है कुछ समान लक्षणों को प्रदर्शित करता है, ये उस परिवार का समूह है। ओके, सो ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। तो लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है एनिमल किंगडम का? तो कौन सा है, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? ऑर्थ्रोपोडा में। ओके, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आंट, बी, वेस्प, ड्रैगन फ्लाई, टर्माइट्स। ओके, तो इस लिस्ट में आपको बताना है कि इनमें सबसे ज़्यादा डिफरेंट कौन है। ओके, तो सबसे डिफरेंट इसमें से कौन है? तो ड्रैगन फ्लाई, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आप देखो जितने भी आंट हैं, ओके, बी है, वेस्प है, टर्माइट्स हैं, तो ये सब किस में आ जाते हैं? इंसेक्ट में आ जाते हैं, राइट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर जो इन सबसे डिफरेंट है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड। अब आपसे पूछा है कि लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी है। तो देखिए लार्जेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड जो है उड़ ही नहीं पाती, कौन सी है? ऑस्ट्रिच। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अब आप देखो विच एनिमल इज एग लेइंग एनिमल। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा जानवर अंडा देने वाला स्तनपायी है। अंडा देने वाले की बात हो रही है। ओके, सो आप देखो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो यहाँ पे तो प्रोथेलस, मार्कोपस, पेट्रिपस दिया है, हमने तो प्रोथेरियम पढ़ा था। ओके, सो प्रोथेरिया होगा हमारा करेक्ट आंसर, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो हमने मैमल्स पढ़े थे ना, प्रोथेरिया। ओके, तो प्रोथेरिया है ही नहीं, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट है प्रॉन्स एंड बटरफ्लाई बिलोंग टू द सेम फाइलम बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ। अब प्रॉन्स एंड बटरफ्लाई जो है, ओके, दिखते भाई अलग अलग हैं लेकिन सेम फाइलम में बिलोंग करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके पास जॉइंटेड लेग है। तो जितने भी ऑर्थ्रोपोडा होते हैं हमने पढ़ा है कि उनके पास जॉइंटेड लेग होते हैं। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, जॉइंटेड लेग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कटल फिश बिलोंग टू फाइलम। अब आप देखो ये कटल फिश है। अब फिश से नहीं समझना है कि यार ये तो फिश है, ठीक है। तो आप देखो इसका डिज़ाइन,
ओके, तो ये जो कटल फिश है तो ये कौन से फाइलम को बिलोंग करती है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। सो आप देखो जो ये कटल फिश है ना, तो ये बिलोंग करती है हमारी मोलस्का को ही। ओके, तो हमने तो पढ़ा भाई मोलस्का जो ऐसा फाइलम है, ओके, तो जिन एनिमल्स के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है, इसमें तो कुछ दिख नहीं रही, लेकिन बिल्कुल इसमें भी होगी। ओके, तो आप ये देख रहे हो ना हार्ड कवरिंग, तो इसमें भी होगी, लेकिन ये आता है किसमें, मोलस्का में ही। तो ये जो कटल फिश है मोलस्का में आता है, सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये कोई फिश नहीं है। नेक्स्ट है एनिमल्स ऑफ विच फाइलम हैव जॉइंटेड लेग, तो एनिमल्स जो होते हैं किस फाइलम के जॉइंटेड लेग है, अभी हमने पढ़ा किसके होते हैं, ऑर्थ्रोपोडा के, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट ब्रेन इन प्रोपोर्शन टू इट्स बॉडी, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क शरीर के आकार के अनुपात में सबसे बड़ा है, तो शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा है किसका, तो आप देखो किसका है, डॉल्फिन का, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ब्लडेड एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल कौन है, ओके, तो देखो वेल तो है मैमल्स, तो ये वार्म ब्लडेड हो गए, ईगल, शार्क, कैंगरू, ओके, तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कोल्ड ब्लडेड है हमारा शार्क, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, अब जो डिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या एब्सेंट होता है, कौन सी लेयर एब्सेंट होती है, तो देखो उसमें एब्सेंट होता है मेसोडर्म, ओके, तभी वो डिप्लोप्लास्टिक कहलाते हैं, सिर्फ 2 रह जाती है उनके पास, एक्टोडर्म, ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेसोडर्म, मेसोडर्म होती है एब्सेंट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सिलोम हैज़ नो सिलोम, तो ऐसा कौन सा सिलोम है जिसके पास सिलोम ही नहीं है, तो जिसके पास सिलोम है ही नहीं तो उसके आगे लग जाएगा ए यानी कि ए सिलोमेट, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग लेइंग मैमल, तो निम्नलिखित में से कौन सा अंडा देने वाला स्तनपाई है, तो अंडा देने वाला स्तनपाई हमने पढ़ा था ना, प्लेटिपस या तो डकबिल, ठीक है, दोनों एक ही हैं, तो प्लेटिपस, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग बोन्स विद एयर कैविटीज एंड लंग्स विद एयर सैक आर द फीचर ऑफ ग्लास, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि लॉन्ग बोन्स हैं, खूब सारा एयर कैविटी जा रहा है, लंग्स है, एयर सैक है, तो ये कौन से क्लास का फीचर है, तो ये आपको याद रखना है कौन से क्लास का फीचर है, तो ये है एव्स, सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग एनिमल, अब आपको कुछ एनिमल्स दिए इनको कंसीडर करना है और आपको बताना है विच ऑफ द अबव इज आर मैमल्स, इनमें से कौन सा मैमल है, ओके, इनमें से कौन सा मैमल है ये आपको बताना है। तो पहला आप देखो क्या लिखा है, सी काउ लिखा है, ओके, सी हॉर्स लिखा है, सी लॉयन लिखा है। अब आप देखो हमने पढ़ा था कि जो सी हॉर्स होता है ना, भले ये हॉर्स है लेकिन ये समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, सी हॉर्स जो है ये समुद्र में पाया जाता है, जिसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है। सो ओके, तो आप देखो जो सी काउ है ना, तो सी काउ हमारा मैमल में आ जाता है, सी लायन जो है ये भी हमारा मैमल में आ जाता है, बट जो हमारा सी हॉर्स है हमने इसको पढ़ा था किसमें, फिश में, समुद्री घोड़ा, राइट, तो ये आ जाएगा हमारा फिश में। तो क्योंकि यहाँ पे आपसे मैमल पूछा गया है तो फर्स्ट एंड थर्ड, तो सी काउ और सी लॉयन सिर्फ यही हमारे आ जाते हैं किसमें, मैमल्स में, सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्लेटीहेल्मिन्थेसिस क्लासिफिकेशन अंडर द एनिमेलिया, तो प्लेटीहेल्मिन्थेसिस के क्लासिफिकेशन में क्या आता है, तो आप देखो क्या आता है, टेप वर्म आता है, हमने टेप वर्म पढ़ा था ना, साइकन, लीच, व्यूचेरिया, तो आप देखो जो साइकन होता है ये हमने किस में पढ़ा, स्पॉन्जिया में, लीच होता है ये, ओके, ये हमने किस में पढ़ा, लेटा यानी कि एनिलीडा में, ओके, व्यूचेरिया, ओके, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एलिफेंथेसिस हो जाता है, टेप वर्म, तो टेप वर्म आता है प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में, राइट, तो टेप वर्म प्लेटीहेल्मिन्थेसिस, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो आप देखो जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में, सारे यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, और जो भी मैंने आपको डीपली पढ़ाया है तो वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके एसएससी एग्जाम के लिए आने वाले और भी एग्जाम्स में, राइट। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो।